एक एक टॉपिक से आपको डिटेल में चीज़ें समझाऊंगा। आपको क्या करना है, बस पेशेंस के साथ आपको पढ़ाई करनी है, पूरा वीडियो देखना है। फिर इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहां से जाकर फिर से पढ़ लेना है। आपका कोई भी है एक नंबर काटने वाला नहीं मिलेगा आपका। चलो पहले प्रश्न की बात करें, ई कॉमर्स का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स होता क्या है? देखो, आप जो इंटरनेट पे, पहली बात तो ई का अर्थ समझाता हूँ। ई का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। कॉमर्स का अर्थ क्या होता है? जो अपन लेन देन करते हैं ना चीज़ों का, उसे कॉमर्स कहा जाता है। तो जो आप इंटरनेट पे चीज़ों को खरीदते हो और जो कुछ लोग बेचते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। और ये सब चीज़ें किसके माध्यम से होनी चाहिए? इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी होनी चाहिए। समझ में आ गया आपको? जैसे कि आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से आपने क्या, आपकी सीरीज मंगाई राजस्थान के इतिहास की, समझ में आ गया? या फिर आपने राजस्थान के इतिहास की कोई बुक मंगाई कोई भी टीचर की, तो आपने क्या किया? ई कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से क्या किया है? आपने लेन देन किया है। अब ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती हैं, उनका उनका जो क्या होता है, एग्जाम्पल बताऊं आपको, अमेजोन हो गया, समझ में आ गया आपको? फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, समझ में आ गया? तो ये सब बड़ी बड़ी क्या है, ई कॉमर्स। अली बाबा हो गया, ये सब एग्जांपल होती हैं ई कॉमर्स की। तो आपको क्या करना है, पहले बात अच्छे से, जो मैंने आपको उदाहरण समझाया है, ई कॉमर्स का अर्थ ये होता है कि इंटरनेट के माध्यम से आप वस्तुओं को खरीद फरोख्त करते हो, उसी को क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। अब ई कॉमर्स का क्या क्या क्षेत्र होता है, मतलब भाई ई कॉमर्स का के कार्य हुए हैं, इसको देखेंगे। पहला है खुदरा बिक्री, रिटेलिंग। मतलब जै थे के करो तन चाहिए एक किताब, समझ में आ गई? तो थे मंगा ली, तो एक किताब जो खरीद रहे हो उनके कही जाए, रिटेलिंग का नाम हो जाने जाए। मतलब छोटी मोटी चीज को एक आध चीज मंगा ली और रिटेलिंग का नाम से जाने जाओ है। समझ में आ गया? तो आपको पहला तो ये शब्द याद कर लेना है, रिटेलिंग का। अगला शब्द है थोक विक्रेता। तो भाई थे के करो, थारी एक कोचिंग है और सारा टाबरन एक साथ किताब बांटना चाहो हो, तो क्या करो, बेड़ा करके थे को 500-600 किताब एक साथ मंगा ली, तो बा क्या होगी? होलसेलिंग के एग्जाम्पल के रूप में आएगी। समझ में आ गया आपको? तो पहला रिटेलिंग का काम होता है, दूसरा क्या होता है? थोक व्यापार का काम होता है। अगला क्या होता है? डिजिटल प्रोडक्ट्स का वितरण करना। तो थाने बेरो है जो ऑनलाइन, जो अमेजोन पे ना, अमेजोन पे थे जाओगा तो किताब है ना, किताब बस सिर्फ एक दो प्रकार की किताब मिलेंगी। एक किताब तो थारा घर होगी प्रिंटेड, समझ में आ गई ना, कागज वाली। एक है क्या हुआ है, एक अमेजोन किंडर नाम को चीज भी हुआ है। कह रहे थे जाए, मान लो कि कोई भी नोवेल है, गोदान नोवेल है प्रेमचंद को, वो खरीद लियो, तो वो क्या होगी? थारे फोन में डाउनलोड हो जाओगी, वह पीडीएफ और उन पढ़ता रहो। तो एक क्या होती है? प्रिंटेड, वो फिजिकल कॉपी होती है और एक डिजिटल कॉपी होती है। तो आप वहां पर क्या कर सकते हो? डिजिटल प्रोडक्ट्स को भी खरीद फरोख्त कर सकते हो यहाँ पर। समझ में आ गया आपको? जैसे कि वेबसाइट का आप डोमेन वगैरह बेचते हो, ये सब भी इसके अंतर्गत आता है। अगले वाला क्या? ऑनलाइन बैंकिंग। तो ई कॉमर्स में क्या है भाई? थे ट्रांजेक्शन करो जाओ, अलग अलग ऑप्शन आई ना, डेबिट कार्ड का है, यूपीआई का है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आता है, साथ के साथ क्या आता है? कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आता है। तो इसमें क्या क्या करते हो आप? ऑनलाइन बैंकिंग भी करते हो। अच्छे से याद कर लेना सारी चीज़ों को, और अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। ऑनलाइन शिक्षा और सेवाएं। तो ऑनलाइन थे के कर सको, एजुकेशन भी प्राप्त कर सको। जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना कि अमेजोन पर थे, अमेजोन किंडल डाउनलोड करके के कर सको, उठे किताब वगैरह पढ़ सको। अगले वाला क्या? B2B, B2C, C2C और G2C लेन देन कर सकते हैं। इन्हें ये क्या होते हैं ये आगे समझाऊंगा डिटेल में। अब थारा अहिया नहीं समझ में आया तो एक और उदाहरण दो, जहाँ एक छोटा सा उदाहरण दो, थे गया बाजार के अंदर, समझ में आ गई? अब दो बाजार कौन सा है? पहले बाजार होया करता भाई गांव, जहाँ गांव शहर में थे जाओ हो बाजार में, वो आजकल ऑनलाइन का बाजार भी तो है, जहाँ अमेजोन है वो भी तो बाजार ही है एक तरीका को, सबके भी मिला, चाहे कुछ ही ले लो, चाहे ऊपड़ाओ लेके चाहे थे ले लो, कोई हेलीकॉप्टर तक सब कुछ मिल जाओ आज के टाइम ऑनलाइन। तो वही बात है, बाजार में गया तो बाजार में थे के कर्स को हो, बाजार में थे गया था एक कॉपी खरीद के लानी ही, तो थे के हो रिटेल खुदरा बिक्री करी, मतलब एक किताब खरीदी। फिर क्या है, समझ लो कि थारो ब्याह है, थारे शादी है घर में, और थे गया बेड़ो सारो गुनो सारो सामान खरीद के लिया है सारो ब्याह को, शादी को, समझ में आ गई? तो थे के करो, थोक व्यापार को काम करो। समझ में आ गया? वैसे थोक व्यापारी भी हुई, लेकिन बच्ची थारा कौन समझ में आगी, अहिया समझ लो। दूसरा क्या आता है? अब ऑनलाइन बाजार में है, अब तो बाजार में कौन देखो व्यापारी क्या करी, एक दुकान वालों कोई सामान है, एक दुकान वाला खरीद के दूसरा दुकान वाला बेच दे, क्या करिए ना,
અહીંયા ऑनलाइन भी हो सके भाई, बात चीज़ तो फिजिकल है, ऑनलाइन भी तो हो सके ना। थे कोई चीज़ खरीदी, जय मान लो मैं कोई अमेजोन पर चीज़ खरीदी और मेरी खुद की वेबसाइट पर जाके लिस्टिंग कर दी और कोई आदमी खरीद ली उस चीज़ ने, समझ में आ गई। तो आप क्या कर सकते हो, उसे डिजिटल प्रोडक्ट का भी वितरण कर सकते हो। अच्छा, अब थे कोई चीज़ खरीदोगा तो पैसा तो लगेगा ना। तो आप मान लिया डिजिटल कैश को यूज करा और बयां अगर ऑनलाइन चीज़ करें तो ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करेंगे। तो अच्छे से आपको सारा क्षेत्र याद हो गया ना। मैं कोशिश करता हूँ आपको रियल एग्जांपल देकर अच्छे से चीज़ों को समझ में आ जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, उनको इतनी चीज़ों की समझ नहीं होती, उनको भी चीज़ें समझ में आ जाए। अगले वाला क्या है, ई कॉमर्स आधारित गतिविधि। तो ई कॉमर्स में थे के गतिविधि कर सको। पहलो है ऑनलाइन विज्ञापन। पहला क्या उदाहरण आता है, पहला उदाहरण है ऑनलाइन विज्ञापन। तो देखो कदे भी दीपावली आओ, होली आओ, रक्षाबंधन आओ, हमेशा क्या होगी, बिग अमेजोन सेल, बिग फ्लिपकार्ट सेल, बिग मेसो सेल चलिया करी ना। तो वो क्या विज्ञापन के अलावा है। तो ई कॉमर्स पर क्या कर सको थे, विज्ञापन कर सको। अगले वाली क्या है, ग्राहक की सेवा। तो ग्राहक की सेवा भाई, कोई कस्टमर ने थे कोई भी चीज़ बेच तो थे कोई भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर चीज़ खरीदो तो सब पहले क्या देखोगा कि भाई पहले की रेटिंग देखो कितनी है, और नीचे कमेंट देखो अगला क्या कमेंट कर रखा है, देखो ना फीडबैक और रेटिंग देखते हो ना आप हमेशा। तो उसी को क्या कहा जाता है, ग्राहक सेवा के नाम से जाना जाता है। इससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट बेचता है उसको पता चल रहा है कि अपनी क्वालिटी में कहाँ कमी है, अपने को क्या सुधार करना चाहिए, इन सब चीज़ों का पता चल जाता है। अगले वाला क्या, डिजिटल भुगतान भी करते हो। तो आपको पता, वो तो मैंने बता दिया था भाई, अमेजोन फ्लिपकार्ट से शायद ही आप में से कोई ऐसा होगा जिसने कभी कोई चीज़ खरीदी नहीं होगी। तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन होता है, यूपीआई का ऑप्शन होता है, डेबिट कार्ड का, नेट बैंकिंग का ऑप्शन होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, डिजिटल भुगतान का भी ऑप्शन होते हैं। अगले वाला क्या, ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो आपको पता है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आप करते हो तो पहले क्या दिखाओगे, यो ऑर्डर है ना, वो आज करियो थे ऑर्डर तो 5 दिन बाद में क्या होगा, वो डिलीवर हो जाओगे। तो ये बीच में था दिखाओगे कि आज वो था लगाऊँ 10 किलोमीटर जठियों डिलीवर हो, 10 किलोमीटर आगे चल गो, फिर दिखाओ 50 किलोमीटर और आगे चल गो, अब तो थाले घर आके नहीं पूछ गो लेकिन काल तक आओगे, ऐसे दिखाता ना आपको। बस यही है। तो इसे क्या कहा जाता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, उत्पाद की डिलीवरी और सॉरी। तो आपको पता है लॉजिस्टिक क्या होता है, लॉजिस्टिक होता है जो चीज थे मंगाई है ना, जब थे मंगाई किताब तो बात लॉजिस्टिक हो है, कोई उत्पाद जी के अंदर घरे क्या होना लॉजिस्टिक बोले जा है। और डिलीवरी क्या है भाई, जो चीज था पकड़ाई जा रही है, जो डिलीवरी बॉय के द्वारा बात डिलीवरी कर रहा। तो सारी चीजें समझ में आ गई ना था। अब ऐसी चीजें मैं एकदम था थारी भाषा भी समझा दी है, टेक्निकल भाषा भी समझा दी है। तो अब प्रश्न आवे तो जरूर से करे हो, प्रश्न क्या होगा, ई कॉमर्स आधारित गतिविधियों के बारे में विस्तृत रूप से बताइए। तो सारी चीज विस्तृत रूप से बता देनी है। अगले वाला क्या है, ई कॉमर्स के तकनीकी घटक, टेक्निकल कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का तकनीकी घटक क्यों ही, पहले क्या होगा, इंटरनेट और वेबसाइट। तो आपको पता भाई ई कॉमर्स है, समझ में आ गया आपको। तो ई का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक और ई का अर्थ क्या होगा, इंटरनेट। तो सबसे पहले क्या होगा, इंटरनेट और वेबसाइट से तो जुड़े ही रहो, इतनी बात तो थारे भी समझ में आए। दूसरी बात क्या है, वेब सर्वर और डेटाबेस। तो ये जो आपका है, ये जो थे जाके थे तो टक दे खरीद लियो कोई चीज़ अमेजोन फ्लिपकार्ट पर, लेकिन वो सारा डाटा है जो वेबसाइट का डाटा है वो सब कहाँ पर स्टोर होता है, वेब सर्वर और डेटाबेस पर स्टोर होता है। जैसे थारा आपका घर होता है ना, वहाँ पर चीज़ें कहाँ पर रखते हो आप, कहाँ पर रखते हो, गोदाम के अंदर। ऐसे ही ऑनलाइन की जितनी भी चीज़ें हैं ना, वेबसाइट वगैरह खोल रहे हो आप, यूट्यूब पर वीडियो पड़े हुए हैं, इनके भी बड़े बड़े स्टोर होते हैं, ऐसे पूरे गांव के गांव खरीद के रखते हैं और वहाँ पर सर्वर होते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है, वेब सर्वर के नाम से और डेटाबेस के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया ना। ऐसा नहीं है कि कोई हवा में चल रही है सारी चीज़ें, नहीं, इनको भी स्टोर करने के लिए जैसे आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क रहती है ना, जहाँ थारा फोन में रैम और रोम है, यहाँ ही बड़े बड़े सेंटर होते हैं, वहाँ पर जो हाई लेवल की चिप लगी होती है उनमें ये सब डाटा वो स्टोर होकर रखता है। समझ में आ गया। उसको किस नाम से जाना जाता है, वेब सर्वर डेटाबेस के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट क्या, साइबर सिक्योरिटी। तो थाने बेरो भाई इंटरनेट पर कोई भी चीज़ चलो साइबर सिक्योरिटी जरूरी हुआ है। अगले वाला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम भी इसके अंदर होता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट वो वही बात है, यूपीआई वो
नेट बैंकिंग हो गया, ये सब इसके ऑप्शन होते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन, तो आपको पता है अमेजोन हो गया, मिस हो गया, किसी का भी हो गया, तो इसमें मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं ना सभी के, अपने वेब भी होते हैं, वेबसाइट पे भी कर सकते हो आप और ऐप पर भी करते हो। तो आप तो 90% बच्चे हैं जिसने अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ खरीदी है तो वो कहाँ से खरीदी है, वो एप्लीकेशन से ही खरीदी होगी, ऐप से ही खरीदी होगी। तो समझ में आ गया आपको सारी चीज़ें अच्छे से। अगले के वाला क्या है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन। तो ई कॉमर्स की जो एप्लीकेशन होते हैं, ऐप होता है भाई, उनका क्या क्या कार्य होता है अपने को ये बताना है। तो उनका क्या कार्य होता है, ऑनलाइन शॉपिंग। तो भाई आया तो आज को नहीं थे अमेजोन पर खरीद के और क्या देख आप क्या करने लगे, वहाँ पर वीडियो गेम खेलने लगे, ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, मैं मूवी वाला एग्जाम्पल देते जब, तो आप तो कहते थे सर अमेजोन का सब्सक्रिप्शन भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप वहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जाओगे, साथ के साथ नेट बैंकिंग का भी यूज करते हो। आपको पता है ना अमेजोन का तो वो भी चलता है, यूपीआई भी चलता है, ई टिकट बुकिंग और काफ़ी ई टिकट वगैरह भी बुक कर सकते हो। ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, वो सब चीज़ें आप इन ऐप पर कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, जो भी चीज़ आप खरीद फरोख्त कर रहे हो उसी को क्या कहा जाता है, डिजिटल मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। तो अब तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि अगर ई कॉमर्स का कोई पर्सन आए उसमें 3-4 चीज़ें कॉमन है, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल मार्केटिंग। समझ में आ गए नई चीज़ें, तो याद कर लो शब्दन और डंगू लिखे। अगले वाला क्या है, ई कॉमर्स का ढांचा, फ्रेम ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का क्या ढांचा होता है भाई, ई कॉमर्स है ये जो चलता है, मान लो कोई भी थारी कॉलेज है, तो कॉलेज के अंदर क्या होता है भाई, लैब होती हैं, क्लासेज होती हैं, प्रिंसिपल रूम होता है, स्टोर रूम होता है, ऐसे होता है ना हर जगह का भाई कोई एक ढांचा होता है। तो ये ऑनलाइन वेबसाइट है, ऐप है, ये कैसे चलती हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें पहला क्या होगा, ग्राहक इंटरफेस। तो इनमें क्या क्या होता है, पहली चीज़ होती है वेबसाइट या ऐप पर चलती हैं ये सारी की सारी ई कॉमर्स की जितनी भी चीज़ें होती हैं ये किस पे चलती हैं, ऐप या वेबसाइट पर चलती हैं। तो आपने कभी भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज़ खरीदी होगी, वो किस पे खरीदी होगी, क्या तो ऐप से खरीदी होगी या वेबसाइट से खरीदी होगी। समझ में आ गया आपको। अगले वाला क्या, बैक एंड सिस्टम। तो भाई बैक एंड में भाई थे तो चीज़ क्लिक कर ली, खरीद ली, लेकिन पीछे भी तो कोई प्रोसेस हो ना। कोई आदमी भाई वो उकन जय मान लो थे कोई चीज़ खरीदी, बार रामलाल की दुकान आ रही है, तो रामलाल का मैसेज जागो ना कि रामलाल जी जाए एक किताब को ऑर्डर है वो बुक करके भेजो, आ जाओ है ना। तो यही ये पीछे जो सिस्टम काम करता है उसे क्या कहा जाता है, बैक एंड सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जिस जो किस पे कार्य करता है, आपके डाटा सेंटर व ईआरपी पर कार्य करता है। तो ये दोनों नाम याद रखना है। अगले वाला क्या है, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन। तो लॉजिस्टिक क्या होगा, मैं बताया रामलाल जी क्या करेंगे, पहले भाई किताब ने पैक करेंगे, बोतल बाटल लगा के सारी चीज़ लगा के एकदम पैक करके देंगे अमेजोन के कार्ट के अंदर। फिर उसको क्या कि अमेजोन के जो सेंटर होते हैं वहाँ पर भेजा जाएगा और फिर वो उसको आगे सप्लाई किया जाएगा और डिलीवरी बॉय है वो आपको देकर जाएगा। तो ये जो सारा सिस्टम काम कर रहा है, रामलाल की दुकान से सिस्टम आया अमेजोन के हेडक्वार्टर सेंटर पे, फिर वहाँ से आया सब सेंटर पे, और फिर जो आपका गांव का सेंटर होता है वहाँ पर फिर आपके घर तक पहुँचा। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे सप्लाई चेन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है भुगतान का गेटवे। तो भुगतान गेटवे क्या होगा, वो थाला घरालो गेट को नहीं, वो गेटवे क्या होता है, जो यूपीआई यूज करते हो आप, नेट बैंकिंग को यूज करते हो आप, जो एनएफटी या जो ट्रांजेक्शन्स का यूज करते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हो, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन यूज कर रहे हो, तो उसी को क्या कहा जाता है, भुगतान गेटवे का नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया ना आपको। भुगतान गेटवे क्या होगा, ये कौन सा गेट है, ये गेट है साहब इंटरनेट पर पैसा लेन देन को गेट। समझ में आ गया, तो इसको इस तरीके से याद कर लेना। अगले वाला क्या, मार्केटिंग और विज्ञापन। तो किस पे काम करेगा भाई, बिना मार्केटिंग का तो कोई धंधो चले को नहीं, मार्केटिंग जरूरी होती है ना। जैसे कि आपको समझाया, रामलाल की दुकान एक तो ऑनलाइन पे है और दूसरी की है भैया दुकान है, तो वो क्या बड़ो सो बोर्ड लगा के रखना, रामलाल की स्टेशनरी की दुकान। तो वही है, मार्केटिंग और विज्ञापन करना भी किसी को बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी होता है। तो ये सब भी उसके ढांचे के अंदर आएगा। तो ये सारे की सारी चीजें आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अगले वाला है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो एससीएम का क्या अर्थ होता है, कोई उत्पाद है ना, कोई भी रामलाल को उदाहरण जो तैयारी आपने तो मैंने आपको समझाया सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे कार्य करता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या काम किया, रामलाल ने क्या किया, अब रामलाल के पास किताबों की दुकान है और उसने अमेजोन पर लिस्टिंग कर रखी है। समझ आए, तो रामलाल है उसके पास क्या किताबों का स्टॉक पड़ा हुआ है।
उसके पास मैसेज आया अमेजोन की तरफ से कि आपको एक बुक है वो पैक करके देनी है। ठीक है, तो रामलाल के पास अमेजोन का मैसेज आया, रामलाल को कहा कि सुबह 9 बजे तक पैक हो जानी चाहिए। रामलाल रात ने लागे और कर दी पैक किताबन करके, और सुबह क्या हुआ, एक ट्रांसपोर्ट का अमेजोन का ट्रांसपोर्ट का ट्रक आया, उस ट्रांसपोर्ट के ट्रक को दे दिया। समझ में आ गया? वो कहां पर लेके गया उसको, हेडक्वार्टर सेंटर है अमेजोन का, आपको मान लो जयपुर के अंदर, वहां पर लेकर गया। समझ में आ गया? किताब भी बड़ी दूरों आ रही है। फिर वो क्या, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, दौसा, करौली, भरतपुर, सीकर, जठे सभी थे, देख रहे हो, वहां पर आया। समझ में आ गया? और वहां से आपके गांव के पास आया ट्रांसपोर्ट होकर, और लास्ट में उसको एक व्यक्ति है वो आपको देकर गया, जिसे अपन डिलीवरी बॉय के नाम से जानते हैं। तो रामलाल ने जो पैक किया उसको स्टॉक के नाम से जानते हैं। जो ये सारी प्रोसेस के अंदर जो ये चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है उसको किस नाम से जानते हैं, डिलीवरी के नाम से जानते हैं, और सॉरी ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं, और लास्ट में जो आपको चीज आपके हाथ में आ गई उसे क्या जानते हैं, डिलीवरी के नाम से जानते हैं। तो सामान उत्पाद के निर्माण से लेकर ग्राहक के हाथ तक पहुंचने तक जो प्रक्रिया होती है, उसी के जो कुशल संचालन होता है, उसी को किस नाम से जाना जाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। अब आप एक बात बताओ मुझे, सप्लाई चेन की एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होगा तो मान लो रामलाल ने कहो कि 9 बजे तक, रामलाल सोचते हैं राम 2 दिन तक ही किताब पैक नहीं करो तो अगला टाइम में पूछेगी, कौन पूछेगी? साथ के साथ क्या होगा, हेडक्वार्टर निकलने में 2-2, 3-3 दिन लाग रहे हैं, तो कौन है उसका ना। तो इसीलिए जो ये सिस्टम है वो लागू किया जाता है ऑनलाइन कंपनियों के द्वारा, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। अगले वाला पॉइंट है ई कॉमर्स और ई बिजनेस। तो ई कॉमर्स केवल ऑनलाइन खरीद बिक्री पर केंद्रित होता है। अच्छा, ये आपको समझा दिया मैंने। ई बिजनेस क्या होता है, व्यापार की सभी डिजिटल गतिविधियां जैसे अकाउंटिंग, सप्लाई चेन, मार्केटिंग आदि। तो अगर कोई भी ई कॉमर्स क्या होगा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। पहला एग्जांपल क्या, ई कॉमर्स क्या होगा, ई कॉमर्स पर जाए अमेजोन पे आपने क्या किया, अमेजोन पे आपने किताब को खरीदा, तो खरीद फरोख्त का कार्य सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से हो, बाकी सारी चीजें ऑफलाइन तरीके से चले, तो उसे क्या कहा जाता है, ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। अब ई बिजनेस क्या होगा, ई बिजनेस होगा, मान लो मैंने ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैंने ये पीडीएफ है ये मेरी वेबसाइट पे डाल दी universitychampion.com पर, और मैंने आपको कहा कि आप इस पीडीएफ के 10 रुपए देना, सॉरी 20 रुपए देना, और आप पीडीएफ पढ़ लेना। तो क्या होगा, आप गए वहां से पीडीएफ को डाउनलोड किया, 20 रुपए मुझे भेज दिया आपने, और क्या हुआ, आपने पढ़कर खुश हो गए, आपका पेपर देखे आपका बहुत अच्छा पेपर हुआ। तो ये जो सारा का सारा सिस्टम वो कैसे काम कर रहा है, ऑनलाइन तरीके से कार्य कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ई बिजनेस के अंतर्गत आएगा, जिसमें सारी गतिविधियां अकाउंटिंग, सप्लाई चेन, चेन मार्केटिंग आदि सारी की सारी चीजें किस पर कार्य करती हैं, ऑनलाइन तरीके से कार्य करती हैं, उसी को ई बिजनेस के नाम से जाना जाता है। अगले वाला एम कॉमर्स। एम कॉमर्स क्या होता है, मोबाइल उपकरण जैसे स्मार्टफोन आदि ई कॉमर्स गतिविधियों का जो अंजाम देते हैं। तो एम कॉम क्या होता है, एम कॉम होता है मोबाइल कॉमर्स, मतलब मोबाइल पे आपने कोई भी मोबाइल फोन पे ऐप पे आपने खरीदारी की, बैंकिंग की, जो सारी चीजें आप मोबाइल पर ही तो करते हो, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एम कॉम, एम कॉमर्स के नाम से जाना जाता है, फुल फॉर्म होती है मोबाइल कॉमर्स। अगले वाला क्या है, शुद्ध ऑनलाइन नवाब बिक्री एंड क्लिक वेबसाइट, प्योर ऑनलाइन एंड ब्रिक्स एंड क्लिक वेबसाइट। तो प्योर ऑनलाइन क्या होता है, प्योर ऑनलाइन है ऐसे वेबसाइट जो सिर्फ इंटरनेट पर ही डिपेंड करते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब क्या इस पर डिपेंड करते हैं, ज़्यादातर ये डिपेंड करते हैं ऑनलाइन सिस्टम पर ही, तो इसे क्या कहा जाता है, प्योर ऑनलाइन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या, ब्रिक्स एंड क्लिक। तो भौतिक दुकान, भाई ब्रिक्स क्या होगा, बाठाओं समझ लो, आया समझ लो कि जो थे दुकान जो बाजार में जाके थे सामान खरीद के ले, वो कौन के नाम हुआ है, ब्रिक्स एंड क्लिक के नाम से जाना जाता है, जिसमें भौतिक दुकान भी होगी और ऑनलाइन उपस्थिति भी देखने को मिलेगी, जैसे रिलायंस ट्रेड वो ऑनलाइन वेबसाइट होती हैं वो। जैसे रामलाल का उदाहरण है ना, तो रामलाल ने क्या कर रखा है, रामलाल ने अपनी दुकान वैसे भी बना रखी है और ऑनलाइन भी लिस्टिंग कर रखी है। तो रामलाल की दुकान होगी ब्रिक एंड क्लिक में, और एक श्याम जी है, तो श्याम जी क्या करें कि सिर्फ उसकी दुकान ही सारी ऑनलाइन चल रहा है, तो बात क्या होगी, प्योर ऑनलाइन में होगी। समझ में आ गया, उसकी दुकान ही सिर्फ अमेजोन पे है, बाकी उसकी कोई वैसे दुकान नहीं है बाजार में, तो वो क्या प्योर ऑनलाइन तरीके से कार्य करता है। तो ये है आपका फर्स्ट यूनिट। मुझे उम्मीद है अगर आपने इसको अभी तक देखा है, यहाँ तक सारे बच्चे यस लिखकर भेजो जिसने अभी तक देखा है,
उनको समझ में आया है या नहीं समझ में आया है, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। अगले वाला प्रश्न है ऑनलाइन व्यापार की योजना, ऑनलाइन प्लानिंग ऑनलाइन बिजनेस। तो पहली यूनिट थी वो ई कॉमर्स पे थी। दूसरी क्या है, अब आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना होगा। तो आपको पता है कोई भी बिजनेस, अगर कोई भी आप है बिजनेस या व्यापार को शुरू करना चाहते हो तो आपके पास क्या होनी चाहिए, एक योजना होनी बहुत जरूरी होती है। अब योजना क्यों होनी चाहिए, समझ लो रामलाल को उदाहरण जो त्यार, रामलाल क्या करना चाहिए, एक स्टेशनरी की दुकान खोलना चाहे, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दोनों में सेम ही चीज चलती है व्यापार में। तो उसको क्या क्या करेगा, सबसे पहले तो वो क्या करेगा, अपना उद्देश्य बनाओगे। पहले तो वो सोचोगे कि अपना दुकान खोलनी है। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अपना उद्देश्य तैयार करता है। फिर क्या करेगा, फिर वो करेगा ग्राहक देखेगा कि भाई मैं ये दुकान खोलने जा रहा हूँ, इसके आसपास क्या यहाँ पर कोई स्कूल है, कॉलेज है, अगर ये है तो बहुत अच्छा होगा, दुकान अच्छे से चलेगी। या फिर मार्केट में और स्टेशनरी की दुकान नहीं हो, आसपास में कंपटीशन कम हो, तो क्या देखेगा, ग्राहकों को देखेगा। फिर क्या हो गया, उसको ये लगा कि अपन है ना ऑनलाइन डिजिटल भी आजकल अच्छा चलता है मार्केट, तो अपन ऑनलाइन भी लिस्टिंग कर लें। तो कौन सा मार्केट बढ़िया है, अमेजोन बढ़िया है, फ्लिपकार्ट बढ़िया है, मीशो बढ़िया है। तो क्या करेगा, डिजिटल मंच भी देखने को ले जाएगा भाई वो। फिर क्या करेगा भाई, अगर ऑनलाइन तरीके से अपनी चीजों को लिस्टिंग करना चाहता है तो तकनीक भी होनी चाहिए, इंटरनेट से उसका जुड़ाव होना चाहिए। समझ में आ गया, तो उसके पास क्या होनी चाहिए, तकनीक भी होनी चाहिए। फिर क्या होगा, जरूरतें और कानूनी पहलू, तो उसको थोड़ा बहुत चीज़ों के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए कि भाई काफ़ी बार बच्चे लोग क्या करते हैं, आपको जो अमेजोन पे प्रोडक्ट मंगाए उसकी जगह दूसरा प्रोडक्ट वगैरह भेज देते हैं। तो इस सब चीज़ों का क्या कानूनी नॉलेज भी होना चाहिए। तो उसको सबसे पहले क्या होना चाहिए, लक्षित ग्राहक का नॉलेज होना चाहिए, डिजिटल मंच का, तकनीकों का और कानूनी पहलुओं का भी जानकारी होनी चाहिए। और योजना बनाते समय मार्केट में पूरी रिसर्च करे कि भाई जो चीज़ उसने खरीदी है, जो बेचना चाहता है, उसकी वास्तविकता में डिमांड है या भी नहीं है। साथ के साथ मैंने आपको उदाहरण देके बताया ना भाई, आसपास कोई और दुकान तो कोई नहीं, और दुकान होगी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो कितना कंपटीशन है उस सब चीज़ों का क्या करेगा, वो विश्लेषण करेगा। और सबसे मोटी बात, पैसा की भी जरूरत पड़ेगी तो फाइनेंसिंग चीज़ों का भी ध्यान में रखेगा। तो आपको प्रश्न आए ऑनलाइन व्यापार की योजना बनाते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान रखना रामलाल की बात का। समझ में आ गया, उसको क्या क्या चीजों का उसने ध्यान रखा, उसने सबसे पहले देखा, उद्देश्य बनाया सबसे पहले रामलाल ने, फिर उसने ग्राहक देखे, फिर उसने डिजिटल मंच देखा, फिर उसने तकनीकी जरूरतों को समझा, समझ में आया, फिर कानूनी पहलुओं को समझा, फिर क्या योजना बनाते उसने क्या देखा, मार्केट को समझा, रिसर्च की और कंपटीशन को देखा कि कितना है। अगला क्या है, इंटरनेट की प्रगति और गतिशीलता। तो आपको पता है इंटरनेट क्या है, इंटरनेट भाई एक वैश्विक नेटवर्क है, पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ नेटवर्क होता है और सूचना को आदान प्रदान क्या करता है, तेजी से करता है। इसकी गतिशीलता का अर्थ है कि तकनीकी विकास करना, उपयोगकर्ता की भागीदारी और सेवाओं में विविधता। तो इसकी जो गतिशीलता है इसका अर्थ यही होता है कि तकनीक हो रही है, जो भी तकनीक निकल कर आती हैं उनका विकास होना चाहिए, उपभोक्ता की भागीदारी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो प्रोडक्ट वगैरह खरीदेंगे, इसके बारे में भी पता होना चाहिए, और अलग अलग प्रकार की चीज़ें भी मिलनी चाहिए। जैसे कि इंटरनेट पर ट्रैफिक, सुरक्षा, डेटा स्टोरेज, एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर समय के साथ बदलते रहते हैं। तो आपको भी पता है समय समय पर ऐप वगैरह में भी अपडेट आते हैं। एक टाइम था जब लोग टिकटॉक ज़्यादा चलाया करते थे, उस टिकटॉक से पहले क्या था, यूट्यूब ज़्यादा चलाया करते थे, फिर एक समय आया जब टिकटॉक ज़्यादा चलाने लग गए, फिर एक समय आया जब लोग पबजी वगैरह ज़्यादा गेम खेलने लग गए थे ऑनलाइन, फिर एक बार अब समझ आ रहा है कि लोग इंस्टाग्राम पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो यही है कि समय के साथ क्या होता है, जो डेटा स्टोरेज के तरीके होते हैं, एप्लीकेशन के स्टोरेज वगैरह बदलते रहते हैं। पहले कीपैड के मोबाइल आते थे, फिर क्या होता था, आजकल ये क्या बोलने लगे आप, स्मार्टफोन वगैरह आए। फिर सेमी स्मार्टफोन आए जिसमें क्या होते थे, कीबोर्ड भी होते थे, टच भी होती थी, फिर आपके सामने स्मार्टफोन आ गए, अब फ्लिप वाले फोन आने लगे। तो ये यही है कि इंटरनेट का ये कार्य होता है कि समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं। अगले वाला क्या, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मॉडल। तो इलेक्ट्रॉनिक जो बिजनेस मॉडल है वो किस तरीके से कार्य करता है ये मैं आपको समझाऊंगा। क्या होता है, पहला B2B, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। तो इसमें क्या होता है, रामलाल और श्यामलाल दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में जो चीजों का आदान प्रदान कर रहे हैं। रामलाल क्या थोक व्यापारी है, वो
कंपनी से डायरेक्ट चीजें लाता है, ऐसे समझ लो कि उसने पूरा एक गोदाम भर रखा किताबों का। सॉरी, श्यामलाल को समझ लो, उसने क्या किया, कंपनी की किताब थी, क्लासमेट की कंपनी में गया, श्यामलाल वो क्या किया, क्लासमेट की कंपनी में गया और उसने एक ट्रक भरकर क्या कर लिया, क्लासमेट की कॉपियों को मंगा लिया। फिर क्या होगा, रामलाल को किताब की जरूरत थी तो उसने क्या कहा, उसने ऑर्डर किया कि भाई 5,000 कॉपियां मेरे पास भी भेज देना। तो ये क्या हुआ, एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के बीच में जो लेन देन होता है उसको क्या कहा जाता है, बिजनेस टू बिजनेस व्यापार के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये कैसे होता है, जैसे निर्माता और थोक व्यापारी के बीच में जो बिजनेस होता है, व्यापार होता है, उसको B2B बिजनेस टू बिजनेस के नाम से जाना जाता है। और अगला क्या है, B2C। तो अब रामलाल और आप, रामलाल के पास आप गए और बोले कि भाई मुझे कॉपी दे दो, तो आप दोनों के बीच में व्यापार हुआ, वो क्या हुआ, B2C बिजनेस टू कस्टमर। समझ में आ गया। जैसे इनका उदाहरण है फ्लिपकार्ट व अमेजोन। तो वहां पर क्या होगा, व्यापारी होगा और व्यापारी से कौन खरीदेगा, अपन सब चीजें खरीदते हैं ना। अगले बार क्या, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो क्या होता है, जैसे कि मैं उदाहरण बताऊं, जैसे आप दो दोस्त हो, तो आपका दोस्त कोई कॉपी खरीद के लेकर आया, लेकिन आपका दोस्त कोई कॉपी खरीद के लाया लेकिन उसको जरूरत नहीं थी, तो उसने क्या कहा, उसने कहा ये ले, तू ले इस कॉपी को और मेरे को 50 रुपए दे दे। तो आपस में आपने व्यापार कर लिया, उसे क्या कहा जाता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर के नाम से जाना जाता है। और इसके ऑनलाइन में क्या उदाहरण होते हैं, OLX। OLX पे क्या कर सकते हो आप, पुरानी चीजों को बेच सकते हो। समझ में आ गया, क्विकर हो गया, ये सब किसके उदाहरण होते हैं, OLX बिजनेस टू बिजनेस के उदाहरण होते हैं। अगले वाला बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, फ्रीलांसिंग होती है। जैसे कि एक बड़ी कंपनी है, समझ लो रिलायंस की, समझ गया, या ऐसे समझ लो, मेरा उदाहरण ले लो आप, मेरा क्या काम है, कंटेंट बनाने काम, आपको पढ़ाने का काम है। तो आप में से कोई एक स्टूडेंट है, उसको मैंने हायर कर लिया कि घर बैठे ही कि तू एक काम किया कर कि मेरे पास जितना भी कंटेंट हो उसको बना दिया कर, मैं तेरे पास कंटेंट भेज दूंगा। तो वो क्या होगा, वो क्या कहलाता है, कंज्यूमर टू बिजनेस। तो मैं हूँ एक बिजनेसमैन के रूप में मान लीजिए और उसको कंज्यूमर के रूप में मान लीजिए। तो ग्राहक द्वारा सेवाओं को प्रदान करना किस में आता है, बिजनेस टू कंज्यूमर में आता है। इसके उदाहरण है फ्रीलांसर और फीवर। अगले वाला बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो सरकारी निकायों के सेवाओं को उत्पाद करना किस में आता है, इसमें आता है। जैसे कि सरकारी सड़क बनाना, कोई सरकारी हॉस्पिटल बनाना, ये किस में आएंगे, बिजनेस टू गवर्नमेंट में आएंगे। तो ठेकेदार वगैरह जो चीजें बनाते हैं सरकार के लिए, वो किस में आते हैं, B2G में आते हैं, बिजनेस टू गवर्नमेंट में आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, बस इनके उदाहरण आप अच्छे से याद कर लेना। समझ में आ गया। आपको दिक्कत होगी सिर्फ C2B में, कंज्यूमर टू बिजनेस में, लेकिन उसका मैंने उदाहरण देके बता दिया। अगर मोहित सर किसी आप में से एक स्टूडेंट से कंटेंट बना रहे हैं और वो उसे कंटेंट बनाकर दे रहा है, तो वो किस में आएगा, कंज्यूमर टू बिजनेस में आएगा। अगले वाला पॉइंट है वेबसाइट डिजाइनिंग। तो वेबसाइट डिजाइनिंग में क्या होता है, एक वेबसाइट है, वो ऑनलाइन व्यापार का चेहरा होती है। तो आपकी पता है, जैसे कि आपकी एक फिजिकल दुकान होती है बाजार के अंदर, वैसे ही ऑनलाइन दुकान क्या होती है, एक वेबसाइट के रूप में होती है। वेबसाइट डिजाइनिंग कैसे होना चाहिए भाई, कोई भी वेबसाइट खोलो जहाँ, तो उसमें क्या होना चाहिए, पहली बात दिखने में बढ़िया होनी चाहिए भाई। कोई भी चीज़ आदमी ज़्यादा देर के देखोगे, दिखने में बढ़िया होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। तो आपको पता, आप 2 वेबसाइट है, एक वेबसाइट तो खुलने में 1 घंटा लगाने लग गई, तो आप उसको खोलोगे, नहीं खोलोगे। ऐसी वेबसाइट खोलोगे जिसको क्लिक करते तुरंत खुल जाएगी। साथ के साथ मोबाइल रिस्पॉन्स, अगर उस पर आपको कोई दिक्कत आ जाए तो तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाए, ऐसा भी होना चाहिए। तेज होनी चाहिए, लोडिंग स्पीड होनी चाहिए और सुरक्षा उपाय होने चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। अगले वाला पॉइंट है ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो कोई भी वेबसाइट होती है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कोई भी ग्राहक है उसका जो एक्सपीरियंस है उसको वो बढ़िया से बढ़िया बनाए। अगले वाला पॉइंट है ऑनलाइन व्यापार की आवश्यकताओं का आकलन करना। तो असेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑनलाइन बिजनेस। तो इसका ऑनलाइन व्यापार में आवश्यकताओं का आकलन किस आधार पर किया जाता है, लक्ष्यित बाजार और ग्राहक कौन है। तो आप कैसे रिक्वायरमेंट करोगे कि भाई तो आपको पता है कि वो पहली चीज क्या देखेगा, लक्षित बाजार ग्राहक। तो क्या देखेगा, ये रामलाल है, अब रामलाल का लक्षित बाजार और ग्राहक कौन है,
स्कूल के पास या कॉलेज के पास उसकी दुकान होनी चाहिए। कौन होंगे? पढ़ने वाले बच्चे हैं वो क्या होंगे? उसके ग्राहक होंगे। तो समझ में आ गया उसको कि उसका ग्राहक कौन होंगे? उसके हर व्यक्ति है। जैसे ब्यूटी पार्लर वाले हैं तो उनको पता हो कि लड़कियां हो गई वो ज़्यादा ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, और स्टेशनरी की दुकान है तो छोटे बच्चे पढ़ने वाले विद्यार्थी हो गए। तो ये क्या होते हैं? ग्राहक होंगे। अगले वाला क्या है? जैसे परचून की दुकान होती है जहाँ पर मतलब आप घर का सामान मिलता है, तो वो ऐसे कोई उजाड़ में बनाकर दुकान खरीदे, कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। और ऐसी जगह खरीदे जहाँ पर बहुत सारे लोगों की कॉलोनी रहती है तो वहाँ पर बिकेगा। तो यही होता है कि ग्राहक कौन है, बाजार उसको कहाँ पर बनाना है, इस चीज़ का ध्यान में रखना होता है। अगले वाला कौन सा है कि भाई उसको क्या क्या पदार्थ बेचना है, क्या उत्पाद बेचना है। तो रामलाल क्या क्या भाई स्टेशनरी की दुकान है तो वो कॉपी बेचेगा, पेन भी बेच सकता है, साथ के साथ किताबें भी बेच सकता है, कंपटीशन की भी बेच सकता है, स्कूल वालों की भी बेच सकता है, कॉलेज वालों की भी बेच सकता है। तो यही है। साथ के साथ एक फोटोकॉपी की भी दुकान रख ले वो। समझ में आ गया? तो इन सब चीज़ों को भाई उसको कौन सी उत्पाद व सेवाओं को प्रदान की जाएंगी। अगले वाला क्या है? आवश्यक तकनीकी प्लेटफॉर्म क्या होंगे? तो उसके पास क्या क्या प्लेटफॉर्म हो गए? वेबसाइट हो गई, मोबाइल ऐप वगैरह है, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर मान लो कि वो ऑनलाइन चीज़ों को लिस्टिंग करना चाहता है, ई कॉमर्स से संबंधित है, तो वो क्या करेगा? उसको अगर ऑनलाइन चीज़ों को लिस्टिंग करना चाहता है तो उसके पास ऐप भी होना चाहिए, वेबसाइट भी होनी चाहिए। अगले वाला क्या? भुगतान, डिलीवरी और ग्राहक सेवा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो आप ऑनलाइन करेगा तो भाई उसके पास क्या होना चाहिए? यूपीआई का ऑप्शन भी होना चाहिए। आपको पता है कोई भी प्रोडक्ट है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे खरीदते हो तो जिसपे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होता है तो ग्राहक क्या करते हैं? उसको खरीदने को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो यही है, उसको भुगतान व डिलीवरी ग्राहक सेवा की व्यवस्था भी उसके पास होनी चाहिए। अगले वाला क्या है? डेटा की सुरक्षा रखना और कानूनी जिम्मेदारी को भी पता होना चाहिए। भाई ऐसे नहीं कि उसकी क्या हो गए, उसने जो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो किसी के पास नहीं है और लोग उसके चोरी करने लग जाएं, तो क्या हो गया? ऐसी चीज़ों की उसको कानूनी जिम्मेदारी भी पता होनी चाहिए। 6 नंबर प्रश्न है सिस्टम का डिजाइन, विकास और परियोजना। तो डिजाइनिंग क्या क्या होती है वेबसाइट में? पहले वो डिजाइनिंग, तो डिजाइनिंग में क्या क्या होता है? यूजर इंटरफेस। तो कोई भी ऐप होगा उसका यूजर इंटरफेस मतलब आप चलाते हो तो ऐसा ऐप होना चाहिए जो क्या हो? यूजर के फ्रेंडली हो। यूजर अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको चलाने में आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। अगला क्या? नेविगेशन स्ट्रक्चर, डेटा फ्लो और वेबसाइट लेआउट बनाना। तो क्या होगा? नेविगेशन स्ट्रक्चर मतलब आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो उसमें आपको यह पता चले कि आपके ग्राहक कहाँ कहाँ से हैं। अगले वाला क्या? डेटा फ्लो और वेबसाइट लेआउट बनाना। तो डेटा फ्लो मतलब डेटा फ्लो का अर्थ होगा कि आपने जो जो प्रोडक्ट उस पर लिस्टिंग करना चाहते हो उन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। और वेबसाइट का लेआउट मतलब जो आप स्टार्टिंग में खोलते हैं ना वेबसाइट पे जो जो चीज़ें देखते हैं आपको उसको लेआउट के नाम से जाना जाता है। तो पहला कार्य क्या होता है? कोई भी चीज़ को बनाने में, ऐप या वेबसाइट को बनाने में उसकी डिजाइनिंग का कार्य होता है। अगले वाला क्या होगा? डेवलपिंग। तो डेवलपिंग में क्या होगा? वेब एप्लीकेशन बनाना। तो आप सबसे पहले भाई उसको बनाओगे वेबसाइट को तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको एप्लीकेशन या ऐप बनाने के लिए कोडिंग वगैरह करवानी पड़ती है। फिर क्या होगा? डेटाबेस और बैक एंड का कोडिंग तैयार करना। तो आप क्या करोगे? डेटाबेस या जो पीछे की कोडिंग होती है उसको तैयार करोगे। साथ के साथ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह का तकनीक का यूज करके आप ऐप का डिज़ाइन करोगे। अगले वाले की बात करें डिप्लॉइंग, परियोजना। तो सर्वर और वेबसाइट पे आप चीज़ों को क्या करोगे? फिर अपनी जो भी आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया उसको अपलोड कर दोगे, डोमेन से कनेक्ट करोगे, लाइव टेस्टिंग करोगे और सुरक्षा अपडेट वगैरह समय समय पर देते रहोगे। तो इसी को क्या नाम से जाना जाता है? डिप्लॉइंग के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया आपका यूनिट नंबर 2 भी खत्म। अब यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे जो है ई कॉमर्स से संचालन से संबंधित, ऑपरेशन ऑफ ई कॉमर्स। तो ऑनलाइन सिस्टम किस तरीके से कार्य करता है इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ई कॉमर्स संचालन का क्या अर्थ होता है? किसी भी व्यापार को चलाने से जुड़ी गतिविधियां, जैसे कि तो ई कॉमर्स संचालन क्या हो भाई? ऑनलाइन जो ये वेबसाइट वगैरह चलती है किस तरीके से कार्य करती हैं? पहला क्या होगा आपको? ऑनलाइन संचालन। तो आपको भैया आपको जो सर्वर है उससे कनेक्टिविटी प्रदान करनी पड़ेगी, गूगल पे लिस्टिंग करनी होगी, ये सब चीज़ें करनी होगी। अगले वाला ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो आपके पास ऑर्डर आएगा, उसको लेन देन लेना, फिर उसको ग्राहक को सारी चीज़ें दिखाना वो कहाँ तक पहुँच गया, प्लेस हुआ नहीं हुआ। तो इसे क्या नाम से जाना जाता है? ऑर्डर प्लेसिंग के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या है? भुगतान प्राप्त करना। तो आप जो पैसा जो लेन देन हो रहा है भुगतान का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, तो उसका भी आपको ध्यान रखना होगा कि वो सही तरीके से कार्य करे, लोगों का पैसा कहीं अटक नहीं जाए, आपके पास नहीं पहुंचे। तो इन सब समस्याओं का भी आपको समाधान करना होगा। अगले वाला पॉइंट है ग्राहक सेवा।
तो आपको पता है कि काफ़ी चीज़ें जो ग्राहकों को पसंद भी आएंगी, कुछ चीज़ें नहीं पसंद आएगी, तो क्या क्वालिटी में मेंटेन करना है, क्या चीज़ों आपको बेहतर करनी है, तो ग्राहकों का आपको फीडबैक भी लेना होता है। अगले वाला क्या, माल की डिलीवरी, मतलब जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उत्पाद उसको डिलीवर करने की भी आपकी जिम्मेदारी होती है इसमें। अगले वाला क्या, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता। तो जो डेटा आपको पता है भाई ग्राहक का, आप क्या करते हो, जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई आईडी का ट्रांजैक्शन होता है तो उन सब चीज़ों की जानकारी रहती है, पर्सनल जानकारी रहती है, उसका पता होता है, तो इन सब चीज़ों की आपको क्या करनी पड़ेगी, उस डाटा की सुरक्षा रखनी पड़ेगी, कोई हैकर वगैरह उसको चुरा ना ले। तो यही सब चीज़ें हैं जो ई कॉमर्स के संचालन से संबंधित होती हैं। अगले वाला ऑनलाइन भुगतान प्रणाली। तो ऑनलाइन पेमेंट का क्या क्या माध्यम होते हैं, तो क्या क्या होते हैं, क्रेडिट व डेबिट कार्ड होते हैं, नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग क्या होती है, एनएफटी ट्रांजैक्शंस होते हैं, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करते हो उसे किस नाम से जाना जाता है, बैंक नेट बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या है, यूपीआई ट्रांजैक्शन। तो फोन पे, गूगल पे के माध्यम से अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उससे क्या किस नाम से जाना जाता है, यूपीआई ट्रांजैक्शन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पर्सन है मोबाइल वॉलेट। तो मोबाइल वॉलेट क्या होते हैं, पेटीएम, अमेजोन पे वगैरह का यूज करते हो उसे मोबाइल वॉलेट के नाम से जाना, वो मोबाइल वॉलेट होते हैं। अगला क्या, ईएमआई का ऑप्शन भी उपलब्ध होता है, आपको पता है ईएमआई पे भी अपन बहुत सी चीज़ों को खरीदते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ऑनलाइन भुगतान के तरीके होते हैं कोई भी वेबसाइट के ऊपर। अगले वाला क्या, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली। तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप किस किस तरीके से भुगतान करवा सकते हो लोगों से। पहला है वीजा व मास्टर कार्ड। तो डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप ट्रांजैक्शन करा सकते हो, जिसमें क्या आता है, वीजा व मास्टर कार्ड है वो आता है। तो वीजा व मास्टर कार्ड के डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड आते हैं ना, तो उसके माध्यम से आप ट्रांजैक्शन करा सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग वही है, आपको पता है बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह करते हो। डिजिटल वॉलेट फोन पे वगैरह से। मोबाइल बैंकिंग वही है, फोन पे, गूगल पे, ये सब चीज़ें। और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी काफ़ी बार आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। भारत में तो लागू नहीं होती, लेकिन कोई ऐसा देश है जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी लीगल है। लीगल तो इंडिया में भी है, लेकिन ट्रांजैक्शन अलाउ होते हैं, तो वहाँ पर बिटकॉइन वगैरह का भी आप प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन पेमेंट को कर सकते हो। लाभ क्या होता है ऑनलाइन पेमेंट करवाने का, भाई तेज होता है, सुरक्षित होता है और समय बचता है। तो क्या होगा, स्पीड से कार्य करती हैं सारी चीज़ें, तथा ग्राहकों का क्या होता है, समय बचता है इन सब चीज़ों से। चुनौतियाँ क्या होती हैं, साइबर सुरक्षा, साइबर धोखाधड़ी हो सकती है कोई व्यक्ति के साथ, तकनीकी विफलता भी देखने को मिल सकती है। तो यही है, साइबर अपराध की समस्या हो गई, धोखाधड़ी हो गई, वह तकनीक विफलता देखने को मिल सकती है। 4 नंबर प्रश्न है पेमेंट गेटवे। तो पेमेंट गेटवे क्या होती है, तो मैंने गेटवे समझाए थे ना आपको कि जो ग्राहक, व्यापारी और बैंक के बीच में ऑनलाइन की विधि भुगतान को सक्षम बनाने के लिए कार्य करते हैं, उसको पेमेंट गेटवे के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है भाई, ग्राहक हो गया, आपने कोई भी यूपीआई पे किसी को ट्रांजैक्शन किया, तो वो क्या हुआ, वो प्रोसेसिंग होके जो फोन पे का जो बैंक है वहाँ से प्रोसेसिंग और फिर आपसे बैंक से पैसे कटे और सामने वाले के पास गए, तो यही क्या पेमेंट गेटवे के नाम से जाना जाता है। तो गेटवे में क्या होता है भाई, गेट में आप आने जाने का काम रहता है ना, तो यही है, लेन देन का जो सारा कार्य होता है वो उसमें जो प्रोसेस होती है वो पेमेंट गेटवे के द्वारा ही होती है। उदाहरण रोजर पे, पेयू, सीसी वेन्यू, बिल डेस्क, ये सारे गेटवे होते हैं। जैसे रोजर पे वगैरह भी होते हैं, आपको रोजर पे का तो आपने नाम सुना होगा। अगले वाला पॉइंट है, किस कार्य प्रणाली पे कार्य करते हैं, ग्राहक का भुगतान करने के। तो ये इसका कार्य क्या होता है, कोई भी ग्राहक होता है उसके पास भुगतान पहुंच जाता है। दूसरा, पेमेंट गेटवे बैंक से अनुमति लेता है। तो पेमेंट गेटवे होता है वो बैंक से अनुमति लेता है कि भाई ये सही आदमी ने किया है, नहीं किया है, फ्रॉड है कोई। अगले वाला क्या है, भुगतान को सत्यापित कर व्यापारी को भेजता है। तो जो भुगतान हो रहा है उसको सत्यापित करता है कि सही आदमी के द्वारा ये किया जा रहा है, और फिर जो सामने वाला व्यक्ति है उसके पास भेज देता है। अगले वाला प्रश्न है विजिटर टू वेबसाइट। तो ई कॉमर्स वेबसाइट की सफलता के लिए किस पर डिपेंड करी, भाई आपके पास आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा दुकान आएंगे लोग, तो ही क्या होगी, आपकी सफलता होगी। तो आप ऐसे समझ लो, आपके बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी दुकान पर आएंगे, तभी तो आप बिजनेस में सफल होगे। तो वही चीज़ है, यही ई कॉमर्स वेबसाइट से संबंधित भी होती है। तो इसमें 2 प्रकार के ग्राहक हो सकते हैं, नए विजिटर जो पहली बार वेबसाइट पे हैं, दूसरे रिटर्निंग विजिटर, तो जो वेबसाइट को दूसरी बार प्रयोग में कर रहे हैं, बार बार जो यूज़ कर रहे हैं, वो कौन से होते हैं, नए विजिटर के नाम से उनको जाना जाता है। क्या महत्व होगा इनका, ग्राहकों की संख्या जानना।
तो इसमें क्या होगा, ग्राहकों की आपको क्या पता चलती है, संख्या का पता चलता है भाई अपने बिजनेस से संबंधित कितने ग्राहक हैं। अगले वाला खरीदारी पैटर्न समझता। तो लोग है ना किस किस तरीके के ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं। जैसे रामलाल को पता चला कि भाई उसकी तो क्लासमेट की कॉपियाँ वो ज़्यादा बिकती हैं, तो वो क्या करेगा, उसको उस कॉपी को ज़्यादा मंगाएगा। समझ में आ गया, उस पर ऑफर वगैरह देगा ताकि ज़्यादा लोग आकर्षित हो। मार्केटिंग रणनीति तय करना। तो अब रामलाल को पता चला कि भाई स्कूल वगैरह हैं वो अब खुलने वाली हैं, छुट्टियों में ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, स्कूल में जो परीक्षा वगैरह होने चाहिए, तो वो क्या हो गया, वो वहाँ पर। अगले वाले पॉइंट की बात करें, वेबसाइट प्रचार के टूल। तो वेबसाइट के प्रचार के टूल क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले होता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसको ऐसे समझ लो, रामलाल ने की फिजिकल दुकान है तो उसने क्या लगा रखा है, बाहर पोस्टर वगैरह लगा रखा है, साथ के साथ एक दो व्यक्तियों को पर्चा बांटने के लिए भी छोड़ रखा कि भाई ये दुकान है। समझ आ गया। तो इससे क्या कहा जाता है, इससे क्या होगा, लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर भाई एक व्यक्ति की दुकान है, स्टेशनरी की दुकान है। तो उसी तरीके से ये तो था फिजिकल का उदाहरण, लेकिन आपको क्या था, ऑनलाइन में क्या करना पड़ता है, कीवर्ड वगैरह लिखने पड़ते हैं ताकि वो गूगल के सर्च में आए, वेबसाइट की रैंक बढ़े। आपको पता है जो वेबसाइट आपने सर्च किया राजस्थान जीके बुक, तो जो जिस पे पहली वेबसाइट जो सबसे टॉप रैंक पर आएगी उस पर ही सबसे ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे। तो वो कैसे आती है, एसईओ के द्वारा आती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा आती है। अगले वाला एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, फेसबुक इंस्टाग्राम आदि से प्रचार करना। तो आप देखते हो फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से लोग क्या करते हैं, तो रामलाल ने भाई अपनी दुकान को क्या इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया और वहाँ पर उससे संबंधित वो ऑफर दे रहा है कि भाई ये दे रहा हूँ, मेरी दुकान ऐसी है, रीले बनाने लग गया, तो उसकी क्या दुकान है वो और ज़्यादा प्रचलित हो गई। साथ के साथ उसने ऐड चला दिया फेसबुक पे या गूगल पे, तो उससे भी वो क्या हो सकता है, और ज़्यादा प्रचलित हो सकता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या, ईमेल मार्केटिंग। तो भाई क्या हो गया, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में कोई भी वेबसाइट आप उस पर क्लिक करते हो तो वो हमेशा आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड जरूर मांगता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, उनके पास आपकी ईमेल आ जाती है और ईमेल पे वो आपको पास मैसेज करते रहते हैं। तो आपने ये तो देखा ही होगा, आपका ईमेल खोलते हो तो सोशल का एक ऑप्शन होता है ईमेल में, सोशल का, उस पर क्लिक करना, आपको बहुत सारी चीज़ें देखेंगी, अलग अलग वेबसाइट वाले हैं वो आपको क्या भेज रहे हैं, ऑफर वगैरह भेज रहे हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, ईमेल मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। अगला गूगल एडवर्ड और ऑनलाइन विज्ञापन करना। तो गूगल से ऐड वगैरह लगाकर भाई वो ट्रैफिक ला रहा है तो उसे गूगल एडवर्ड के नाम से जाना जाएगा, और ऑनलाइन विज्ञापन करवाकर और ज़्यादा ट्रैफिक ला रहा है तो उसे और ज़्यादा फायदा होगा। अगला इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो भाई को इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर व्यक्ति है, उसको बुला लिया और प्रचार कराया कि भाई रामलाल की दुकान है, यहाँ पर बहुत अच्छा सामान बेचता है, मैं भी यहीं पर किताब लाकर खरीदता हूँ। तो उससे क्या होगा, उसकी मार्केटिंग बढ़ेगी। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी आप कर सकते हो। आपने देखा होगा ना, काफ़ी यूट्यूबर करते हैं प्रचलित कि भाई ये इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, मैं तो इस ऐप से ही पढ़ता हूँ। तो वो क्या होता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। अगले वाला ई पेमेंट प्रणाली के लिए जोखिम प्रबंधन विकल्प, रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन फॉर ई पेमेंट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, डेटा चोरी करना। तो जो ई पेमेंट होता है, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, इसमें क्या रिस्क हो सकता है, डेटा का चोरी हो सकता है, आपका फर्जी लेन देन हो सकता है, लोग आपका क्या कर सकते हैं, भाई आपको पता ही नहीं चला, बीच में क्या हो जाते हैं, लोग पैसे उड़ा लेते हैं, सिस्टम को हैक कर लिया गया और भुगतान की विफलता हो गई। तो ये सब चीज़ें हैं, ये जोखिम होते हैं ऑनलाइन लेन देन से संबंधित। अगले वाला क्या, प्रबंधन, एसएसएल प्रमाणन। मतलब आप क्या कर सकते हो इन सब चीज़ों के लिए, तो सिक्योर सॉकेट लॉकर लगा सकते हो, लेयर लगा सकते हो, जिससे ये पता चले जो आप ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सिक्योर तरीके से हो रहा है। अगला क्या है, 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन। तो आपको पता है जब आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें क्या होता है, काफ़ी बार ओटीपी भी आते हैं, समझ में, पासवर्ड भी मांगता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या है, एनक्रिप्शन तकनीक। तो एनक्रिप्शन तकनीक क्या होती है, एनक्रिप्शन तकनीक होती है जिससे लोगों को ये पता नहीं चले, हैकर वगैरह को, कि जो आपने जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना वो कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो कोड कोई पढ़ नहीं सकता तो हैक करना मुश्किल हो जाता है। अगले वाला क्या, फायरवॉल व एंटीवायरस। तो आपने फायरवॉल वगैरह एंटीवायरस का प्रयोग किया, जिससे क्या हुआ, कम से जो हैकर वगैरह वो आप तक पहुंच नहीं बन पाती है। धोखाधड़ी की पहचान करना और रोकथाम के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हो। अब पहुंचते हैं अपन 4 नंबर यूनिट की तरफ, जहां पर क्या आता है, ई कॉमर्स के खतरों की प्रवृत्ति। तो ई कॉमर्स में आपको किस किस प्रकार के खतरे हो सकते हैं। पहले वाला है, इसमें क्या क्या हो सकता है,
आपको ऑनलाइन में क्या क्या खतरे होते हैं। पहले हैकिंग, तो ऑनलाइन वेबसाइट या सर्वर तक कोई भी हैकर वगैरह पहुंच गया, वो फ्रॉड कर सकता है, गलत तरीके से चीज़ों कर सकता है, उससे क्या हो सकता है, हैकिंग हो सकती है। अगले वाला फिशिंग, तो लोग नकली ईमेल बनाकर, नकली वेबसाइट बनाकर भी आपके प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। लोगों के पास फेक जो चीज़ें होते हैं, जैसे एडिडास की जगह विबास के जूते पूछते हैं, तो वही होता है, उसे फिशिंग के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या होगा, डाटा की चोरी होना। तो मैंने आपको दान बताया था ना, आपका जो डाटा हो गया, जो आपके बैंक अकाउंट की डिटेल हो गई, आपके पास जो अमेजोन वगैरह पे जितना भी डाटा होता है, आप क्या चीज़ें खरीदते हो, आपका एड्रेस पता क्या, वो सब चीज़ें क्या हो सकती हैं, चोरी हो सकती हैं। अगला क्या, डीओस, डिनाइल ऑफ सर्विस का हमला। ये क्या होता है, आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी चलती है, तो आपका कॉम्पिटिटर वो क्या करेगा, वो आप बोट भेज देगा, मतलब रियल नहीं, फेक लोग भेज देगा वेबसाइट पे बोट वगैरह। तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा लोग पहुंच जाएंगे वेबसाइट पे। अब बहुत ज़्यादा लोग पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सर्वर क्रैश हो जाएगा और आपकी वेबसाइट चलनी बंद हो जाएगी। जैसे बड़ी सेल आती है 12 बजे 1 बजे, तो क्या होता है, वेबसाइट क्रैश हो जाती है ना, वो वगैरह होता है, उसे डीओस के नाम से जाना जाता है। अगला क्या, वायरस व मॉलवेयर। तो आपकी वेबसाइट पे कोई बग या वायरस छोड़ दिया, जिससे क्या आपका सिस्टम चलना कम हो गया, तो इसी को क्या कहा जाता है, सिस्टम व मॉलवेयर के नाम से जाना जाता है, भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगला क्या है, ग्राहकों और सेवा प्रदाताओं की सुरक्षा। तो आप जो ग्राहक हैं और जो सेवा प्रदान करने वाले, उनकी किस प्रकार से क्या कर सकते हो, सुरक्षा कर सकते हो। पहला, डेटा इंक्रिप्शन से, जानकारी को कोडिंग के रूप में सुरक्षित करके। तो आपके पास जो भी जानकारी आ रही है, आप उसको कोड के रूप में इंक्रिप्ट करके क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। दूसरा क्या, एसएसएल सर्टिफिकेट। तो वेबसाइट की सुरक्षा की दृष्टि से, तो आप क्या कर सकते हो, सुरक्षित वेबसाइट बना सकते हो एसएसएल का सर्टिफिकेट लेकर, जिससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट पे हर कोई व्यक्ति है, वो उसकी नकली वेबसाइट वगैरह नहीं बना सकता, वह मॉलवेयर वगैरह नहीं बेच सकता। अगला क्या, पासवर्ड सुरक्षा और ओटीपी। तो आप क्या कर सकते हो, आपके जो ग्राहक होते हैं उनको ओटीपी या पासवर्ड वगैरह लगा सकते हो, जिससे क्या हो, फ्रॉड होने से चीजें बच सके। अगले वाला क्या है, फायरवॉल व एंटीवायरस। तो एंटीवायरस वगैरह का भी यूज कर सकते हो, पहले बता दिया मैंने। दूसरा क्या, क्लाउड और सर्वर साइड ऑथेंटिफिकेशन। तो क्लाइंट और सर्वर साइड ऑथेंटिफिकेशन का क्या अर्थ होता है, जैसे आपने अमेजोन पे कोई चीज़ खरीदी, तो क्या होगा, आपने पेमेंट कर रहे हो, उस तरफ आपकी तरफ क्या होगा, पहले जो अमेजोन है वो आपके पास मैसेज भेजेगा कि आप हमारे पास पेमेंट कर रहे हो, क्या आपके द्वारा किया जा रहा है। तो ये होगा, क्लाइंट और सर्वर के बीच में ऑथेंटिफिकेशन हो रहा है, दोनों तरफ से पहचान को सत्यापित किया जा रहा है, तो इससे कम फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। अगले वाला, साइबर सुरक्षा अधिनियम। तो सूचना जो आईटी एक्ट 2002 के तहत क्या है, भारत सरकार के द्वारा 2000 में एक नियम लागू किया गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ई कॉमर्स और साइबर अपराध से संबंधित जो कानून है, नियम कायदे बने थे। तो इसकी मुख्य धाराएं क्या क्या है, जो 2000 एक्ट की, तो धारा आर्टिकल 43, अनाधिकृत उपयोग से डाटा आने। तो कोई भी व्यक्ति, आप उसका डाटा है, उसके बिना अनुमति के बेच नहीं सकते। धारा 66 किससे संबंधित है, हैकिंग से संबंधित है, रट लेना आपको। धारा 66 सी पहचान की चोरी से संबंधित है, कि कोई भी व्यक्ति है, उसकी फेक आप आईडी वगैरह बनाकर चीजें कर लेते हैं ना, उसको पहचान की चोरी से संबंधित होता है, या नकली वेबसाइट बना ली। अगला है 66D, धोखाधड़ी से जुड़ा फिशिंग। तो लोगों के साथ क्या कर सकते हो, आप नकली वेबसाइट बनाकर उसके साथ धोखाधड़ी करियो लोगों के साथ, उसे 66D में आता है वो। अगला क्या, 67 असली सामग्री का प्रसारण कर रहे हो। धारा 72, गोपनीय जानकारी का उल्लंघन करना। तो इसमें बताऊं आपको, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर करना। तो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर, इसमें क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं, आपको पता है डिजिटल सिग्नेचर आपके फिजिकल सिग्नेचर की तरह होते हैं, लेकिन जो वो क्या होता है, डिजिटली ऑथेंटिफाई होते हैं सरकार की तरफ से। अगर आप किसी भी जो ऑनलाइन चीज़ों पर वो सिग्नेचर कर देते हो, तो क्या हो जाएगा, वो सत्यापित हो जाती है कि वो चीज़ सही व्यक्ति के द्वारा ही किया गया है। तो ये डिजिटल सर्टिफिकेट अथॉरिटी के द्वारा ये सब बनाए जाते हैं। अगले वाला क्या, प्लेंटी। तो आपको पता, आईटी एक्ट 2002 के तहत अगर आप दोषी पाए जाते हो, तो आप पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, 3 साल तक की सजा हो सकती है, और दोनों एक साथ संभव हो सकते हैं। और अगर आप डेटा चोरी करते हुए पकड़े जाते हो, तो 5 लाख तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा हो सकती है। अगला क्या है, न्यायालय निर्णय।
तो 5 करोड़ के मामले में एडजस्टिंग ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं और बड़े मामले में साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल है वो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो आप इन सब उच्च न्यायालयों में जा सकते हो, इन सब अधिकारियों के तहत ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये था आपका ई कॉमर्स से संबंधित कंप्लीट रिवीजन, वो मैंने आपको करा दिया है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताना और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए, बीएससी, बीकॉम का जो एमडीसी का 4th सेमेस्टर का पेपर होता है ई कॉमर्स, उससे संबंधित जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गए वो मैं लेकर आया हूँ। साथ के साथ इस ये जो पूरा का पूरी जो मैं आपको करवाऊंगा वीडियो, इसमें आपको सारी एक्सरसाइज का ओवरव्यू मिल जाएगा। मतलब आपका सारा रिवीजन हो जाने वाला है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को ज़रूर से पूरा देख लेना। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर दो, क्योंकि इसकी जो सीरीज है, इसका कंटेंट है, वो कहीं भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो आप अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए, अपने जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं उन तक ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं अपन पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, ई कॉमर्स क्या है, इसका संक्षिप्त में परिचय दीजिए। तो ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों का क्रय विक्रय किया जाता है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, टिकट बुकिंग करना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। तो ई कॉमर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है, ये क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों को आदान प्रदान किया जाता है। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, बैंकिंग कर सकते हो, टिकट बुकिंग कर सकते हो, उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। तो आज के समय अगर आपने फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ मंगाई, अमेजोन से कोई चीज़ मंगाई, आप कहीं जाना चाहते हो, मान लो कि पेपर देने के लिए, तो आपने जो टिकट बुक करी, ट्रेन टिकट की बुक करी या बस की टिकट बुक करी, या फिर यूपीआई वगैरह का ट्रांजेक्शन करते हो, तो उसे ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। या फिर ऐसे समझ लो, ऑनलाइन आप किसी भी चीज़ का क्रय विक्रय लेन देन करते हो, उसी को ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। ई का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, ई कॉमर्स का प्रमुख स्कोप क्या है? तो ई कॉमर्स है वो बहुत ही मतलब व्यापक है। समझ में आ गया? व्यापक मतलब क्या? बहुत ही बड़े स्तर पर यह चीज़ होती है। यहाँ पर खुदरा व्यापार, थोक व्यापार, डिजिटल उत्पादकों की बिक्री, ऑनलाइन सेवाएं, ऑनलाइन बैंकिंग। तो देखो मैं आपको सीधा समझा देता हूँ, ई कॉमर्स क्या होगा? एक छोटा सेक्टर नहीं है। जैसे आप बाजार में जाते हो ना, तो वहाँ पर 10 प्रकार की दुकानें देखते हो, ऐसे ही ई कॉमर्स में भी आपको 10 प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर डिजिटल जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे ऑनलाइन सेवाएं हो गई, आप ऑनलाइन कोई भी कार्य करवा सकते हो। जैसे पढ़ रहे हो आप, ऑनलाइन हॉस्पिटल की सेवाएं भी आने लग गई आजकल। तो हर प्रकार की सेवाएं हैं वो ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। ऑनलाइन बैंकिंग तो होती है, यूपीआई के माध्यम से डेबिट आप अपना रुपयों का ट्रांजेक्शन कर सकते हो, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हो। शिक्षा व हेल्थ केयर जैसी सेवाएं भी आज के समय आपको ऑनलाइन क्षेत्र में मिल जाती हैं। तो यही है जो ई कॉमर्स है, उसकी प्रमुख जो स्कोप है, क्षेत्र है, वो यही होते हैं। तो अब यही प्रश्न है ना, ई कॉमर्स की प्रमुख स्कोप क्या है, ये प्रश्न आपका क्या आ सकता है, निम्नदातक में आ सकता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो क्या कर दोगे, आप जरूर से लिख दोगे। तो इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, ई कॉमर्स आधारित गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो ई कॉमर्स आधारित गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि अमेजोन हो गया, ई बिल बुकिंग हो गया, ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, डिजिटल पेमेंट, पेटीएम जैसी नेट बैंकिंग व ई बैंकिंग की सुविधाएं हैं। तो ई कॉमर्स आधारित कुछ सेवाओं की, जैसे मैंने पहले नाम बताया था आपको, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आपका आईआरसीटीसी हो गया, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। जितनी भी सेवाओं का उपयोग आप ऑनलाइन तरीके से करते हो, यूट्यूब हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या किस में आती हैं? ई कॉमर्स आधारित गतिविधियों में आती हैं। 4 नंबर प्रश्न की बात करें, ई कॉमर्स के तकनीकी घटक, टेक्निकल कंपोनेंट कौन से हैं? तो ई कॉमर्स के तकनीकी घटक कौन से हैं? तो ई कॉमर्स के तकनीकी घटक हैं वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? जिस पे जो आप वीडियो देख रहे हो, जो इंटरनेट पर, यूट्यूब पर जो मैंने वीडियो डाला है, वो कहाँ पर पड़ा हुआ है? वो वेब सर्वर पर पड़ा हुआ है। वेबसाइट का इंटरफेस, तो आप यूट्यूब खोलते हो तो वेबसाइट जो यूट्यूब चलता है, वीडियो वगैरह दिखाते हैं, तो वैसे ही वेबसाइट का इंटरफेस भी उसे कहते हैं। यूट्यूब भी एक प्रकार की वेबसाइट ही है।
तो इसका जो खुलता है, आप स्टार्टिंग के अंदर जो जो वीडियो देख रहे हो उसे वेबसाइट का इंटरफेस करते हो, तो इस पे कार्य करता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, पैसे का जो लेन देन करते हो आप, वो वाला सिस्टम भी कार्य करता है। अगले वाले पर्सन की बात करूं, डेटाबेस, तो जिस प्रकार का डेटा है वो आप यूज कर रहे हो, वो डेटाबेस भी इसके अंदर काम में आता है। साथ में नेटवर्क कनेक्टिविटी, तो आपको पता है ऑनलाइन माध्यम से चीज़ों का लेन देन हो रहा है, तो वहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी या नेटवर्क की कनेक्टिविटी का तो होना अनिवार्य होता ही होता है। तो इसका क्या क्या होगा, जो टेक्निकल कंपोनेंट तकनीकी घटक क्या होते हैं, वेब सर्वर, वेबसाइट का इंटरफेस, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, डेटाबेस, नेटवर्क कनेक्टिविटी है, ये सारे के सारे क्या होंगे, तकनीकी घटक होंगे। ये पर्सन भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको देखने को मिलेगा। ई कॉमर्स के प्रमुख अनुप्रयोग क्या होते हैं, तो ई कॉमर्स के प्रमुख अनुप्रयोग मतलब ई कॉमर्स के आपको बताना है कि भाई क्या क्या कार्य होते हैं ई कॉमर्स के। तो ई कॉमर्स के प्रमुख कार्य होते हैं ई टिकटिंग करना, मतलब ऑनलाइन तरीके से आप जो टिकटों को बुक कर लेते हो वही ई टिकट के नाम से जाना जाता है। अगले वाला ई बैंकिंग, आप जो नेट बैंकिंग यूपीआई वगैरह में ट्रांजेक्शन करते हो ना, उसी को ई बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पर्सन ई एजुकेशन, ई एजुकेशन मतलब आप ऑनलाइन तरीके से जो मेरे से पढ़ रहे हो उसी चीज़ को ई एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस क्या होती है, आप एसएसओ आईडी पर गए, वहाँ पर आपने कोई फॉर्म भरा, एसएसओ आईडी पर आप जाकर आप कोई भी पोर्टल में जाकर अपना छात्रवृत्ति बता स्कॉलरशिप ले सकते हो। वहाँ पर ही आप क्या कर सकते हो, कोई आपका किसान निधि आती है उसको कर सकते हो। तो जो ऑनलाइन आप सरकारी सेवाओं का लाभ लेते हो कोई भी पोर्टल पे जाकर, उसको ई गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या, और ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट आदि शामिल है। तो इसमें क्या होता है, जो ऑनलाइन रूप से जो कस्टमर की जो सपोर्ट मिलती है, भाई अगर आपको आपने अमेजोन से कोई चीज़ खरीदी, फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ खरीदी, सही नहीं आई, तो आप क्या करते हो, कस्टमर केयर वगैरह से बात करते हो, वापस भी रिटर्न भी कर सकते हो। तो यही होती है कस्टमर सेवाओं का सपोर्ट आना। ये सब चीज़ें क्या है, ई कॉमर्स के प्रमुख अनुप्रयोगों में से हैं। ई कॉमर्स फ्रेमवर्क क्या होता है, तो ई कॉमर्स का फ्रेमवर्क संरचना है जो ई कॉमर्स के संचालन को क्या बनाती है, सक्षम बनाती है। समझ में आ गया, मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि ई कॉमर्स सही तरीके से कार्य करे, इसी को ई कॉमर्स फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है। इससे क्या होगा, एप्लीकेशन सर्वर जो एप्लीकेशन सर्वर होता है वो अच्छे से कार्य करता है। कस्टमर का जो इंटरफेस होता है, जो कोई भी कस्टमर जो इसको यूज कर रहा है। अब अपन अगले नंबर पर्सन की बात करें, 7 नंबर पर्सन की, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ई कॉमर्स की क्या भूमिका होती है। तो आपने ई कॉमर्स में कोई भी आपने क्या किया, अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट को बुक किया, अब क्या होगा, आपने तो बुक कर दिया, लेकिन जिसको बुक किया है, जिस दुकान वाले से आपने बुक किया है, आप तो सिर्फ बुक करते हो, लेकिन जिस दुकान वाले ने उसको रजिस्टर कर किया है उसके पास मैसेज जाएगा, वो पैक करता है, फिर वो सामान इकट्ठा होकर अमेजोन के वेयर हाउस में जाता है कि भाई वो चेक करते हैं कि सही गया नहीं, सही प्रोडक्ट है नहीं है, फिर वहाँ से होकर आपके जो सब एड सेंटर होता है वहाँ पर आता है, फिर आपके गांव में या फिर आपके जो पास में शहर वहाँ पर आता है, फिर आपके पास डिलीवरी बॉय देकर जाता है। तो ये सारा का सारा क्या तरीके, ये सारी चीज़ क्या है, इसे ही सप्लाई चेन के नाम से जाना जाता है। तो ई कॉमर्स में जो सप्लाई चेन है ये तेज़ होनी चाहिए, पारदर्शी और कुशल बनाती है। तो जो ई कॉमर्स होता है इसमें जो सप्लाई चेन होती है ये उस जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बनाती है, उस प्रक्रिया को तेज और कुशल बनाने का, पारदर्शी बनाने का कार्य होता है। इसमें उत्पाद ट्रैकिंग, ऑर्डर मैनेजमेंट, इक्विटी कंट्रोल व ग्राहक सेवाएं बेहतर होती है। तो इसमें क्या होता है, जो उत्पाद की जो ट्रैकिंग होती है, भाई ऐसे पता चलता है ना आपको कि ये उत्पाद है वो चल गया है, तो इतने दिनों में आपके पास पहुंच जाएगा। तो यही सब चीज़ें होती है उत्पाद की ट्रैकिंग, ऑर्डर और मैनेजमेंट से ग्राहक की सेवाएं क्या होती है और बेहतर बनती है। इन सब चीज़ों से भाई आपको पता रहता है कितने दिन में प्रोडक्ट पहुंचने वाला है, तो इससे ग्राहक की जो सेवाएं हैं वो भी बेहतर रहती हैं। 8 नंबर पे पर्सन है शुद्ध ऑनलाइन व्यापार। प्योर ऑनलाइन और ब्रिक्स क्लिक व्यवसाय में क्या अंतर होता है। तो प्योर ऑनलाइन होता है जो प्योर ऑनलाइन व्यापार वो होते हैं जो सिर्फ ऑनलाइन रूप से ही व्यापार आपके पास
संचालित होते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब क्या है, प्योर ऑनलाइन के उदाहरण होते हैं। अगले वाले की बात करूं, ब्रिक्स क्लिक। ब्रिक्स क्लिक क्या होते हैं, व्यवसाय में ऑनलाइन के साथ भौतिक स्टोर जैसे रिलायंस मार्ट व जियो मार्ट जैसे होते हैं, जो ऑनलाइन भी मिलेंगे प्लस ऑफलाइन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इसे कहा जाता है ब्रिक्स एंड क्लिक मार्ट, क्लिक जो बिजनेसेस होते हैं, तो दोनों जगह उपलब्ध होते हैं। तो अब ये हो गया आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट ख़त्म। तो काफ़ी बच्चों का सवाल रहता है कि सर हमारे पास तो ये जो ई कॉमर्स है इसकी सीरीज़ नहीं है, हम कहाँ से चीज़ों को रिवाइज करें। तो आपको इस वीडियो के देखने के बाद में मैं दो चीज़ें दूंगा। एक तो मैं आपको मेरी प्ले लिस्ट का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाना है और आपको ई कॉमर्स से संबंधित दो वीडियो डाले हुए हैं मैंने। एक तो ये अपलोड होगा, इससे पहले और थ्योरी की क्लास डाली हुई है मास्टर क्लास के नाम से, वो देख लेनी है। दूसरी बात, आपको मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पे आपको जैसे क्लिक करोगे उस लिंक पर तो आप पहुँच जाओगे टेलीग्राम चैनल पे। आप देखो उसका वहाँ जाने का क्या फ़ायदा होता है। तो आप जैसे टेलीग्राम पे पहुँचोगे आप पहुँच जाओगे हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर देख सकते हो आप ऐसे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाओगे जिसपे लगभग 4,636 हैं सब्सक्राइबर के आसपास हैं, और भी बढ़ जाएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर आप पहुँचोगे तो आपको क्या पर सबसे पहले अगर आज ही क्लिक कर देते हो तो ई कॉमर्स की जो आपको प्ले लिस्ट है, वो जो PDF है वो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर खोलोगे तो इसमें सारे के सारे मैंने नोट्स पहले से बना रखे हैं, क्वेश्चन आंसर भी करा रखे हैं, सारी की सारी चीज़ें हैं इस प्ले लिस्ट के अंदर। तो आप ये जाकर ये देख लेना, पढ़ लेना अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो। और अगर आपको ये प्लेलिस्ट ऐसे भी नहीं मिले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर जाना है फाइल वाले सेक्शन में। फाइल वाले सेक्शन में जाकर आप ई और ये डैश लगा लेना। समझ में आ गया? ऐसे आप देख लो अच्छे से, इस तरीके से ई लिखोगे, डैश लिखोगे तो आपके सामने ये PDF खुलकर आ जाएगी, ई कॉमर्स 4th सेमेस्टर PDF। समझ में आ गया आपको? जैसे ई डैश लिखोगे तो आपके सामने ऐसी PDF आ जाएगी, और इतने में भी नहीं लिखे तो आगे COMMERCEV लिख देना, आपके सामने PDF खुलकर आ जाएगी। आप डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना अपना। तो समझ में आ गया आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलो बात करें यूनिट नंबर 2 की। ऑनलाइन व्यवसाय की योजना, ऑनलाइन प्लानिंग बिजनेस प्लानिंग ऑनलाइन बिजनेस का क्या अर्थ होता है। तो कोई भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने से पहले आप योजना बनाते हो तो उसका क्या अर्थ होता है। तो उसका अर्थ होता है, ऑनलाइन बिजनेस का अर्थ है कि भाई कोई भी आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करके तो उसका पहले से प्लानिंग बनाओगे कि मुझे अपने बिजनेस में क्या क्या चीज़ें रखनी है, कौन कौन से मेरे ग्राहक होंगे, कौन सी तकनीकों का मुझे प्रयोग लेना है, कौन सी क्या क्या मेरी आवश्यकताएं होने वाली है। तो यही है कि ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हो तब आप हर चीज़ का ध्यान रखते हो कि मेरे जो ग्राहक कौन है, कौन सी तकनीक का मैं प्रयोग करूंगा और कौन सी आवश्यकताएं व रणनीति बनानी है। साथ ही साथ इंटरनेट के माध्यम से उत्पाद या सेवाओं को सफलतापूर्ण बेचा जा सके, ताकि जो इंटरनेट है उसके माध्यम से जो जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको सही से आप बेचा जा सके। अगर आपको पता हो कि मेरे ये ग्राहक होंगे, मुझे ऐसा प्रोडक्ट बेचना है, सारी चीज़ें प्लानिंग से करोगे तब आपके पास और ज़्यादा लोग आएंगे। अगले वाला प्रश्न है, इंटरनेट की प्रकृति और उसकी गतिशीलता, नेचर एंड डायनेमिक्स ऑफ इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट आपको पता है एक व्यावसायिक नेटवर्क होता है जो लगातार विकसित हो रहा है। तो आपको पता है इंटरनेट है वो एक प्रकार का जो वैश्विक नेटवर्क है, पूरी दुनिया का नेटवर्क है जो लगातार क्या हो रहा है, धीरे धीरे विकसित हो रहा है। और इसकी गतिशीलता का अर्थ है कि तकनीक, सेवाएं और ट्रेड्स को लगातार निरंतर रूप से जुड़े रहना। तो यही है, इंटरनेट है पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है और इसका जो तकनीक है, सेवाएं हैं वो लगातार जुड़ी होती हैं, जैसे मोबाइल इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग और सोशल मीडिया। 3 नंबर प्रश्न है, ई बिजनेस मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ई बिजनेस जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2B, मतलब कोई दो व्यापारी आपस में चीज़ों को लेन देन कर रहे हैं तो वो किस में आता है, बिजनेस टू बिजनेस में आता है। दूसरे नंबर की बात करूँ B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो अगर कोई भी दुकान वाला है, उसने अगर आप उसके पास गए, उसने आपको कोई सामान बेच दिया तो वो किस में आएगा, बिजनेस टू कस्टमर में आएगा।
3 नंबर होता है कस्टमर टू कस्टमर। तो आपने कोई चीज़ खरीदी और आपके पास आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी और आपने अपने दोस्त को उस चीज़ को दे दिया, तो वो कस्टमर टू कस्टमर आएगा। ऐसे समझ लो कि जो आपके पास गाड़ी है और आपने गाड़ी किसी और दूसरे ग्राहक को बेच दी सेकेंड हैंड, तो वही क्या आता है, C2C के एग्जाम्पल में आता है। अगले वाला ऑप्शन है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। तो आप क्या होता है, देखो इसका जो B2C का एग्जांपल होंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट। C2C का एग्जांपल होंगे OLX और जो ये क्विकर वगैरह होते हैं ना वो वाले। C2C का एग्जांपल होंगे फ्रीलांस वगैरह। तो इसमें क्या होगा, C2B में जो जैसे कि आपको पता है, मुझे क्या होता है, कंटेंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, PDF वगैरह या वीडियो में एडिटिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट अगर ये सब चीज़ें करना चाहता है तो मैं करवाता हूँ उससे। तो वो किस में आएगा, कंज्यूमर टू बिजनेस के अंदर आएगा। तो इसमें जो फ्रीलांस हो गया इसका एग्जाम्पल आने वाला है। अगले वाला है B2G, बिजनेस टू गवर्नेंस के नाम से जो आपको वीडियो है, जो कंटेंट है वो देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, बिजनेस हैं जैसे जो ठेकेदार होते हैं वो सरकारी काम करते हैं ना, तो वही आता है जिसमें क्या होगा, आपका जो बिजनेसमैन है वो गवर्नमेंट का कार्य करके देते हैं। 4 नंबर प्रश्न है B2B एंड B2C बिजनेस मॉडल में क्या अंतर होता है। तो B2B मॉडल एक व्यवसाय अन्य व्यवसाय को उत्पाद या सेवा बेच सकता है, जैसे कि अलीबाबा। टू बिजनेस के जो मॉडल होते हैं उसमें एक अन्य व्यवसाय, बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है कि एक अन्य व्यवसाय दूसरे अन्य व्यवसाय को अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकता है, उसी को बिजनेस टू बिजनेस के नाम से जाना जाता है। और इसका उदाहरण क्या है, अलीबाबा नामक कंपनी है। ये भी अमेजोन फ्लिपकार्ट की कंपनी है जो कहाँ पे चलती थी, जो चाइना में चलती थी। B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो इसमें क्या होता है, आप सीधे ग्राहक को अपने उत्पाद को बेच सकते हो, उसे B2C के नाम से जाना जाता है, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट। 5 नंबर प्रश्न है C2C और C2B बिजनेस मॉडल के उदाहरण दीजिए। तो C2C क्या होगा, कस्टमर टू कस्टमर। तो ग्राहक है वो आपस में लेन देन करते हैं, जैसे कि OLX हो गया, eBay हो गया, उसको किस नाम से जाना जाता है, C2C के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर ग्राहक हैं वो आपस में ही चीज़ों का लेन देन कर लेते हैं, वहाँ पे क्या कहा जाता है, उसे C2C के नाम से जाना जाता है। जैसे OLX पे क्या करते हो, आप पुरानी चीज़ों को बेचते हो, तो वहाँ पे एक कस्टमर और जिसको सेकंड हैंड चीज़ चाहिए वो खरीद लेता है। तो ये सही क्या कहता है, ग्राहक दूसरे ग्राहक से चीज़ें खरीद रहा है, उसे C2C के नाम से जाना जाता है। अगले वाले पर्सन की बात करूँ, C2B, कस्टमर टू बिजनेस। इसका उदाहरण क्या होगा, कस्टमर टू बिजनेस का इसका उदाहरण होगा ग्राहक व्यवसाय को सेवा या आइडिया देता है, जैसे कि फ्रीलांस वेबसाइट पर काम करना। तो C2B क्या होता है, कस्टमर टू बिजनेस। जो ग्राहक होता है ना वो बिजनेसमैन को आइडिया देता है कि आप अगर कोई भी बड़ी कंपनी को अगर कुछ वगैरह कोई काम कराना है, जैसे फोटो एडिटिंग करानी है, तो वो क्या करेगा, एक लड़के को हायर कर लेंगे और वो क्या करे, उसके लिए काम करके देगा। उसे फ्रीलांसर के नाम से जाना जाता है। आपने भी काफ़ी बार फ्रीलांसिंग का नाम सुना होगा। 6 नंबर प्रश्न है, वेबसाइट डिजाइनिंग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कोई भी वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो उसमें किन बातों का ध्यान करना चाहिए। तो वेबसाइट डिज़ाइन में आपको जो उपयोग करेगा उसको अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको अच्छा अनुभव होना चाहिए, जब वो देखे तो उसको देखने में अच्छी लगनी चाहिए वेबसाइट। उसका इंटरफेस है जो देखने में क्या होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। नेविगेशन में आसानी मिलनी चाहिए उस सामने वाले व्यक्ति को। मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन होना चाहिए उसका, और तेज़ लोडिंग टाइम होना चाहिए। तो कोई भी आप वेबसाइट डिज़ाइन करवाते हो उसमें जो सामने वाला है उसको अच्छा अनुभव आना चाहिए जब वो उस वेबसाइट को चलाए। उसका इंटरफेस है, इंटरफेस भी बढ़िया होना चाहिए, चलाने में आसानी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कोई भी वेबसाइट में होनी चाहिए। अगले वाला प्रश्न है, ऑनलाइन व्यवसाय के लिए आवश्यकताओं का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो आपको पता है ऑनलाइन व्यवसाय में किन किन चीज़ों की जरूरत होगी। तो आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है। सबसे पहले कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, ग्राहक की जरूरत होती है। फिर आप किस चीज़ का ध्यान रखते हो, कंपटीशन। मतलब भाई अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसमें कम कंपटीशन, आप ही बेच रहे हो, तो क्या होगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसमें ज़्यादा कंपटीशन है, तो क्या होगा, आपको पता आपका प्रोडक्ट बिके तो होगा लेकिन कम बेचने के चांसेस है, क्योंकि उसमें आपसे बड़े प्लेयर पहले से बैठे होंगे।
अगला क्या, तकनीकी साधन। तकनीकी साधन भी होने चाहिए आपके पास, इंटरनेट या और ज़्यादा साधन भी होने चाहिए। तकनीकी साधन होंगे तभी आप क्या करोगे, ऑनलाइन व्यवसाय को अच्छे से बढ़ा पाओगे। अगले वाला ऑनलाइन भुगतान के विकल्प। तो आपके पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के विकल्प होने चाहिए। आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, कैश ऑन डिलीवरी जैसे सारे ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। लॉजिस्टिक और सुरक्षा उपायों का विश्लेषण किया जाता है। तो आपके पास जो सामान को लेन देन से संबंधित जो चीज़ें हो गई, लॉजिस्टिक और सुरक्षा उपाय को भी विश्लेषण किया जाता है इन सब चीज़ों में। सिस्टम को डिजाइन, डेवलप और डिप्लॉय करने के लिए कैसे किया जाता है। तो कोई भी सिस्टम होता है उसको डिजाइन और डिप्लॉय करने के लिए क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो आपकी ये सारी मीनिंग को मैं समझाऊंगा। सबसे पहले बताएं डिजाइनिंग क्या होती है। तो उपयोगकर्ता इंटरफेस और प्रणाली की योजना बनना। तो डिजाइनिंग यही होती है, कोई भी आपने जैसे आप कोई भी दुकान बनाते हो, कोई भी दुकान बनाई आपने, तो उस दुकान का आपको किस प्रकार की रखनी है उसे तो डिजाइनिंग बोला जाता है। तो ऐसे आप ऑनलाइन में वो दुकान की होती है, वेबसाइट होती है। तो अमेजोन ने अपनी वेबसाइट बनाई, उस पर सबसे पहले क्या क्या चीज़ आएंगी, कौन से प्रोडक्ट सबसे ऊपर दिखेंगे, उसे क्या कहा गया, डिजाइनिंग के नाम से। डेवलपिंग क्या हो गए, तो आपको पता है आपने कोई दुकान बनाते हो तो वहाँ पर मिस्त्री लगाओगे, फिर वो आपका क्या बोलेंगे, फिर उसको जो डेकोरेशन वाले आएंगे, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे डेवलपिंग बोलते हैं। लेकिन ऑनलाइन में चीज़ें कैसे कार्य करते हैं भाई, ऐप डिजाइनर है वो कोडिंग करेगा, वो सब चीज़ें उसमें की जाएंगी। आप डोमेन खरीदोगे, आप वहाँ पर क्या खरीदोगे, होस्टिंग खरीदोगे, तो वही चीज़ें हैं वो डेवलपिंग में आएंगी। फिर क्या है डिप्लॉइंग। डिप्लॉइंग क्या होती है, आप क्या करते हो, कोई भी वेबसाइट है उसको कोई भी दुकान खोलते हो तो फिर उसका क्या करते हैं, इनॉग्रेशन किया जाता है, उद्घाटन किया जाता है ना उद्घाटन। तो वैसे ही डिप्लॉइंग भी होती है वेबसाइट की, जिसमें वेबसाइट को लाइव रूप से संचालित किया जाता है सर्वर को लॉन्च करने के बाद में। समझ में आ गया। तो इसे क्या कहा जाता है, सिस्टम की जो सिस्टम है उसको डिजाइन करना और डिप्लॉय करना, इसके उदाहरण में आता है। तो अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। पहला प्रश्न है ई कॉमर्स संचालन, ऑपरेशन ऑफ ई कॉमर्स का क्या अर्थ होता है। तो ई कॉमर्स का संचालन का अर्थ होता है ऑनलाइन से जुड़े हुए सभी कार्यों को कुशलता से संचालित करना। मतलब ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं उनको अच्छे से करना, जैसे वेबसाइट का प्रबंधन करना, भुगतान प्रक्रिया, ग्राहक सेवा, लॉजिस्टिक। तो ऑनलाइन से जुड़े हुए जितने भी कार्य होते हैं, जैसे वेबसाइट को आप मैनेज कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप जो लॉजिस्टिक है इन सब चीज़ों को, डेटा को सिक्योर कर रहे हो, ये सब चीज़ें किस में आती है, ऑपरेशन ऑफ ई कॉमर्स में आती हैं। अगले वाला क्या, भुगतान, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली, ऑनलाइन पेमेंट मैकेनिज्म। तो ऑनलाइन भुगतान की जो प्रणाली है जिसके माध्यम से ग्राहक इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से उत्पाद या सेवा का भुगतान करता है। तो जो ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है जिसमें कोई व्यक्ति है वो सही से अपने उत्पाद को क्या करता है, ऑनलाइन पेमेंट करता है, उसी को क्या कहा जाता है, ऑनलाइन पेमेंट मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। जिसमें क्या आते हैं, क्रेडिट कार्ड से आप ट्रांजेक्शन करते हो, यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हो, नेट बैंकिंग से आप ट्रांजेक्शन करते हो, वो सब किस में आते हैं, ई वॉलेट से करते हो, वो किस में आते हैं, ऑनलाइन पेमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत आते हैं आपके सारे। 3 नंबर प्रश्न की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के आपके कितने सिस्टम होते हैं, 2 प्रकार की होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। पहला है क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड। तो आपको पता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, आपको यूपीआई से, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से कर सकते हो, है ना, मोबाइल वॉलेट, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इनसे कर सकते हो, और क्रिप्टो करेंसी से कर सकते हो, जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी लीगल होती है और ट्रांजैक्शन जहाँ पर अलाउ होते हैं और देश एक्सेप्ट करते हैं आपके। समझ में आ गया आपको। अगले वाला प्रश्न है भुगतान गेटवे, पेमेंट गेटवे क्या होता है। तो भुगतान गेटवे एक मध्यम, देखो पेमेंट गेटवे क्या होता है, आपने कोई भी फोन पे पर अपने दोस्त को रुपए भेजा तो आपने तो सिर्फ क्लिक किया और सामने वाले को पहुंच गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले आपने जब उसके पास क्लिक करोगे तो उसका मैसेज है वो किसके, सैटेलाइट के थ्रू बैंक वालों के पास जाता है, गेटवे के थ्रू। तो उससे पास होता है तो पहले वो ये चेक करता है कि यह ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये लीगल है या नहीं है। फिर बैंक वाले उसको यस कर देते हैं कि हाँ भाई कर सकते हो, मेरा ही ग्राहक है। तो फिर वो वही गेटवे उसको लेकर जाता है कहाँ पर, जो दूसरे वाले के प्लेटफॉर्म पर, उस पर डिप्लॉय कर देता है। तो यही होता है जो ग्राहक, व्यापारी और बैंक के बीच में जो लेन देन की बीच में जो
सुरक्षित प्रणाली है और उसे जो तीव्र करने का, फास्ट करने का कार्य करता है, उसे ही पेमेंट गेटवे के नाम से जाना जाता है। जैसे रोजर पे, पेयू एंड सीसी एवेन्यू। तो ये सारे के सारे नाम आपको याद कर लेने हैं। ये किसके होते हैं? पेमेंट गेटवे के उदाहरण होते हैं आपके, रोजर पे, पेयू व सीसी एवेन्यू। 5 नंबर प्रश्न है, वेबसाइट पर विजिटर्स को आकर्षित करने के लिए आप क्या रणनीति अपना सकते हो? तो वेबसाइट पर आप अपनी वेबसाइट पर विजिटर्स को लाने के लिए क्या क्या कर सकते हो? एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वो आप कर सकते हो। जैसे आप अपनी दुकान पर ग्राहकों लाने के लिए क्या क्या करते हो? आप बोर्ड लगाते हो, जगह जगह पर आपने बोर्ड लगाए होते हैं। आप अपने क्या कर सकते हो? पर्चा वगैरह जो भी बांटते हैं ना एडवर्टाइजमेंट के, होर्डिंग वगैरह, वो लगा सकते हो। पैम्पलेट बंटवा सकते हो। साथ के साथ क्या कर सकते हो? ये सब चीज़ें होती हैं, आपको क्या करती हैं? ताकि आपकी दुकान पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। तो उसी के लिए ऑनलाइन में क्या किया जाता है? एसईओ किया जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर मार्केटिंग कर सकते हो। आपको पता है आजकल काफ़ी इन्फ्लुएंसर ये करते हैं कि वो किसी अपने अकाउंट बना लेंगे सोशल मीडिया पर और उस पर डालते रहेंगे, तो इससे क्या होता है? उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती रहती है। अगले वाला क्या है? ईमेल मार्केटिंग। आप ईमेल के माध्यम से भी अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग से भी काफ़ी लोग आपसे जुड़े हुए रहते हैं। अगले वाला बात करूं, पेड विज्ञापन। तो आप क्या कर सकते हो? गूगल ऐड के थ्रू पेड विज्ञापन भी कर सकते हो, जिससे नियमित कंटेंट क्या होता है? अपडेटेड रहता है आपका। तो यही इसका सही आंसर होगा। आप क्या कर सकते हो? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो और गूगल ऐड है वो चला सकते हो। 6 नंबर प्रश्न है, वेबसाइट प्रचार, वेबसाइट प्रमोशन के प्रमुख टूल कौन से होते हैं? तो कोई भी वेबसाइट होती है, उसको प्रचार करने के लिए जो प्रमुख टूल होते हैं वो कौन से होते हैं? सबसे पहले वाला गूगल एड्स। तो गूगल ऐड के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? अपने ऐड वगैरह है वो आप चला सकते हो आपकी दुकान वगैरह के। दूसरा क्या है? फेसबुक व इंस्टाग्राम। तो फेसबुक व इंस्टाग्राम पे आप क्या कर सकते हो? रेगुलर तरीके से अपनी रील वगैरह बना सकते हो। इससे क्या होगा? आपकी वेबसाइट है वो प्रमोट होगी। अगले वाला एसईओ टूल। तो आप एसईओ जो कि अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन के जो टूल हैं, कीवर्ड वगैरह सर्च वगैरह डालते हो, तो उसे एसईओ टूल के नाम से जाना जाता है। अगला उदाहरण बताओ, ईमेल कैंपेन। तो ईमेल के माध्यम से आपको पता है, आप कोई भी वेबसाइट को जब लॉगिन करते हो तो उसमें आपकी ईमेल डलाई जाती है। वो क्यों डलाई जाती है? कंपनी वाले उसको रख लेते हैं और कंपनी वाले आपको एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं उसके थ्रू। आप अपनी ईमेल के सोशल के ऑप्शन में जाकर देखना, वहाँ पर अलग अलग कंपनियों के ऑफर आए रहेंगे कि भाई टेक्स्ट बुक पे इतना पास मिल रहा है, रेड बस पे 300 रुपये की छूट मिल रही है ना। और अगर आपने और कोई चीज़ का मान लो, तो वो सब क्या करते हैं? ऐड करते रहते हैं। अगला क्या होगा? एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह हैं, वो आपको एफिलिएट करने का भी ऑप्शन देते रहते हैं। अगले वाले पर्सन की बात करूं, ई पेमेंट सिस्टम के जोखिम क्या होते हैं? तो ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो उसका क्या क्या जोखिम होता है? उसका जोखिम होता है पहला, डेटा चोरी होना। तो आप क्या कर सकते हो? लोग क्या करते हैं आपके ऑनलाइन पेमेंट के लिए क्या क्या कर लेते हैं भाई? ऑनलाइन पेमेंट में जोखिम होता है कि पहले डेटा चोरी, आपका जो सूचना, आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, ये सब वगैरह चोरी हो सकता है। अगले वाला फिशिंग अटैक। तो लोग, आपको पता है ना, ऐसे डालते हैं कि आपको मिली 8,000 रुपये की लॉटरी, इस पर क्लिक करो। तो आप क्लिक करते हो, 8 लाख रुपए निकालने के चक्कर में आपके अकाउंट में 8,000 रुपये पड़े होते हैं, वो भी उठ जाते हैं। गलत भुगतान करना। तो आपने किसी गलत व्यक्ति को ट्रांजेक्शन कर दिया, तो ये भी इसका एक नुकसान है। अगले वाला क्या? सिस्टम की हैकिंग करना। तो सामने वाला उसने अगर सिस्टम को ही हैक कर लिया, तो इससे भी क्या हो सकता है? आपका रुपया वो सही से नहीं पहुंचेगा। अगले वाला क्या? धोखाधड़ी की गतिविधियां। तो लोग क्या करते हैं? आपको गलत तरीके से गुमराह करके आपसे पेमेंट वगैरह करवा लेते हैं। तो धोखाधड़ी की गतिविधियां भी काफ़ी देखने को मिलती हैं। 8 नंबर प्रश्न की बात करूँ, ई पेमेंट जोखिम प्रबंधन का क्या विकल्प होता है? तो आप ऑनलाइन पेमेंट में जो जोखिम प्रबंधन करने से क्या कर सकते हो? डेटा इंक्रिप्शन कर सकते हो। मतलब डेटा इंक्रिप्शन का अर्थ क्या होता है कि ऑनलाइन में जो भी आपका डाटा जाएगा वो इनक्रिप्टेड रूप में होगा, कोड के रूप में होगा, कोई भी उसको तोड़ नहीं सकता, हैकर वगैरह हैक नहीं कर सकते हैं। अगला क्या है? 2 स्तर प्रमाणीकरण, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। तो आप अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन अलाउ कर देते हो, लागू कर देते हो, तो उसमें क्या हो जाता है? उसमें फ़ायदा होता है कि आपको पहले ओटीपी भी लगेगा और पासवर्ड भी लगेंगे, तो दोनों साथ होंगे, तो इसमें सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, कोई भी जल्दी से हैक नहीं कर पाएगा।
सुरक्षित सर्वर का उपयोग, तो आप जिस भी सर्वर का उपयोग करो, जो पब्लिक वाईफाई हो गए रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, उनका उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। साथ के साथ जो आपका गूगल पे, फोन पे वगैरह, इनको समय समय पर अपडेट करते रहा करो। इससे क्या होता है, बग वगैरह नहीं आते, वायरस वगैरह नहीं आते हैं। अगला क्या, धोखाधड़ी पहचान सिस्टम, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, उसका भी पता चलता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ। तो यूनिट नंबर 4 है ई कॉमर्स की सुरक्षा। सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स का क्या महत्व होता है? तो ई कॉमर्स की जो सुरक्षा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ई कॉमर्स में सुरक्षा? यह ग्राहकों को और सेवा प्रदाताओं के बीच में विश्वास बनाती है। तो ई कॉमर्स में क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये आपको पता है। ग्राहक हो गया और जो सेवा प्रदाता है उसके बीच में विश्वास प्रदान करने का कार्य करती है। जैसे कि आपका डेटा चोरी नहीं हो, धोखाधड़ी नहीं हो आपके साथ, और साइबर हमले से आप बच सकते हो। तो इसीलिए कि भाई आपका जो डाटा है, आपका जो पेमेंट कर रहे हो, वो किसी गलत इंसान के पास नहीं जाए, वो चोरी से आपको बचाती है। अगले वाला प्रश्न, ई कॉमर्स के प्रमुख खतरे कौन से होते हैं? ई कॉमर्स के प्रमुख खतरे कौन से होते हैं? हैकिंग और डाटा चोरी होना। तो आप क्या कर सकते हो, आपको वो जो ही ई कॉमर्स होता है, इसमें सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि आपका डाटा है उसको हैक किया जा सकता है, उसको चोरी किया जा सकता है। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करूं, फिशिंग अटैक होना। तो फिशिंग अटैक का अर्थ होता है कि आपके पास जो कंटेंट है, आपके पास जो लोग क्या करते हैं, आपके पास नकली ईमेल वगैरह भेजकर आपसे क्लिक करवा लेते हैं, इससे आपका डाटा चोरी हो जाता है, उसे फिशिंग अटैक बोला जाता है। अगला, वायरस और मॉलवेयर। तो आपको पता है लोग वायरस और मॉलवेयर डाल देते हैं, जो एप्लीकेशन ऐप वगैरह होते हैं उनमें बग आ जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, लोगों का जो पैसा वगैरह है या लोगों की ट्रांजेक्शन तो करते हैं किसी और के पास है, लेकिन वो किसी और के पास जाता है, हैकर के पास चला जाता है। अगले वाला, पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट। तो लोग क्या होते हैं, आपको जैसे ऐसे कहते हैं कि भाई एक आपका व्हाट्सएप पे आपके पास मैसेज आया कि मेरा नाम तो आपके दोस्त का मैसेज आया कि मेरा नाम तो वो है और मैं इस परेशानी पड़ गया, तो आप मेरे पास 5,000 रुपये इस नंबर पे भेज दो। और आप गलती से भेज देते हो, पता चलता है वो तो आपके दोस्त ने नहीं, किसी और ने आपकी आईडी हैक करके आपके पास करवा लिया है। तो उसे आइडेंटिटी थेफ्ट के नाम से जाना जाता है। अगले वाला, फर्जी वेबसाइट और धोखाधड़ी। तो काफ़ी वो लोग क्या करते हैं, जो जैसे अमेजोन की फर्जी वेबसाइट बना ली, वहाँ पे गलत प्रोडक्ट को आपको दिखाया कुछ और भेज दिया कुछ। तो ऐसे ही होता है, फर्जी वेबसाइट और धोखाधड़ी के भी मामले देखने को मिलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, क्लाइंट व सेवा प्रदाता कैसे सुनिश्चित की जाती है? तो क्लाइंट और जो सेवा है, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, इनके बीच में उनकी सुरक्षा किस प्रकार से होती है? तो उसके लिए आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रख सकते हो? सबसे पहले SSL सर्टिफिकेट का उपयोग करना, कि भाई जो एक सर्टिफिकेट होता है SSL नाम का, उस सर्टिफिकेट का आप उपयोग करो। उसका उपयोग करोगे तो इससे क्या होगा, उसके SSL सर्टिफिकेट से जो वेबसाइट होती है वो ऑथेंटिफाइड होती है। अगले वाला प्रश्न है, पासवर्ड सुरक्षा और OTP का प्रयोग करना। तो आपको क्या करना होता है, पासवर्ड की सुरक्षा करनी होती है। पासवर्ड की सुरक्षा के साथ OTP भी लगाना होगा। तो क्या होगा, डबल वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका डाटा वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। अगला, आप क्या कर सकते हो, फायरवॉल एंटीवायरस का प्रयोग कर सकते हो। तो फायरवॉल और एंटीवायरस का भी उपयोग कर सकते हो, इससे भी डाटा आपका ज़्यादा सुरक्षित रह सकता है। अगले वाला पॉइंट है, डेटा इंक्रिप्शन। तो आप अपना डाटा है वो कोड के रूप में इनक्रिप्ट करके रख सकते हो, इससे आपका डाटा है वो हमेशा सुरक्षित रहने वाला है। 4 नंबर प्रश्न, उपयोगकर्ता प्रणाली प्रमाणीकरण प्रणाली। तो उपयोगकर्ता है जो यूज कर रहा है जो सिस्टम को, उसके जो प्रमाणीकरण की जो प्रणाली है वो सही होनी चाहिए। 4 नंबर के प्रश्न की बात करें, IT एक्ट 2000। मतलब IT एक्ट 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन की वैधता को बढ़ाता है। तो भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसकी जो वैधता है, उसका जो आपको उसके क्या क्या फ़ायदे हैं उसको बढ़ाएगा। और साइबर अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा देता है। तो IT एक्ट 2002 का क्या कार्य है, ये आपको साइबर अपराध व रोकथाम के लिए पूरा कानूनी ढांचा आपको प्रदान करता है कि कोई भी लेन देन में फ्रॉड हो गया, और अगर कोई भी आपके पास आपका जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया उसमें फ्रॉड हो गया, तो उन सब चीज़ों पे आप कानूनी रूप से साइबर क्राइम में, साइबर पुलिस को आप इन्फॉर्म कर सकते हो। वो किसके थ्रू कर सकते हो, कौन से कानून के थ्रू? IT एक्ट 2000 के थ्रू कर सकते हो। जैसे IPC की धाराएं होती है ना, अगर आपने किसी का क्राइम किया तो वैसे ही इंटरनेट से संबंधित IT एक्ट 2000
होता है। और याद रख लेना, वर्तमान समय में IT एक्ट 2008 लागू है। इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया था। इसमें क्या बोलते हैं अमेंडमेंट को? 5 नंबर प्रश्न है, IT अधिनियम 2000 के अंतर्गत कौन सी अपराध ऑफेंसेस शामिल होते हैं? तो कौन से ऑफेंसेस अपराध शामिल होते हैं? हैकिंग। तो हैकिंग है वो क्या होता है? आप अगर IT एक्ट के तहत अगर हैकिंग करते हो तो आप एक प्रकार का अपराध कर रहे हो। कोई भी व्यक्ति का डाटा चोरी कर रहे हो तो भी आप एक प्रकार का अपराध कर रहे हो। अगले वाले प्रश्न की बात को, अनाधिकृत प्रवेश। तो आप किसी की बिना अनुमति लिए और कोई भी सर्वर में प्रवेश वगैरह करने का प्रयास कर रहे हो तो ये भी आप क्या कर रहे हो? एक प्रकार का क्राइम कर रहे हो। अगले वाला है वायरस फैलाना। और अगर आप वायरस भी किसी के कंप्यूटर वगैरह में डाल रहे हो तो ये भी किस में आता है? एक प्रकार के ऑफेंस में आता है। तो ये समझ में आ गया आपको, IT एक्ट में सारी की सारी चीजें किस में आती हैं? गलत कार्यों में, ऑफेंसेस में आती हैं। 6 नंबर प्रश्न की बात करूं, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होते हैं? तो सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, रिकॉर्ड्स वो होते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जिन्हें डिजिटल तकनीक द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है। जिन्हें क्या कर सकते हो आप? डिजिटली आप चीज़ों को, तकनीकों के द्वारा चीज़ों को सही से सुरक्षित कर सकते हो ताकि उनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना होए और प्रामाणिकता बनी रहे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आप सिक्योर करके रखते हो उसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के नाम से जाना जाता है कि उन्हें आप सिक्योर करके रखो ताकि उनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो। उसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के नाम से। डिजिटल हस्ताक्षर क्या होते हैं? डिजिटल हस्ताक्षर आपके जो फिजिकल हस्ताक्षर होते हैं इसी प्रकार के आपके डिजिटल हस्ताक्षर भी होते हैं। ये अगर आपने कोई भी PDF वगैरह या किसी पर डिजिटल हस्ताक्षर कर दें फिजिकल रिकॉर्ड पे तो इस चीज़ की प्रमाणिकता हो जाती है कि भाई सही व्यक्ति के द्वारा भेजा गया। साथ के साथ डिजिटल हस्ताक्षर हैं भारत सरकार की संस्थाओं के द्वारा ही, कोई सर्टिफाइड अथॉरिटी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। 8 नंबर प्रश्न, IT एक्ट 2000 में के अंतर्गत दंड, पेनल्टीज और न्यायिक प्रक्रिया जस्टिफिकेशन क्या है? तो IT एक्ट 2000 के अंतर्गत पेनल्टीज व न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है? इसमें आपको 1 करोड़ का जुर्माना प्लस डेटा चोरी और कर लग सकता है। तो क्या हो सकता है आपको? इसमें आपको 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है आपको, साथ में आपको डेटा चोरी का आरोप भी लग सकता है। अगले वाला, साइबर अपराध के लिए जेल व आर्थिक दंड। तो अगर आपने इस प्रकार का क्राइम किया है इसमें क्या होगा? आपको साइबर अपराध के लिए जेल और आर्थिक दंड भी हो सकती है। साइबर हमलों के लिए आपको एडजस्टिंग ऑफिसर और साइबर अपीलीट ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की जाती है। तो इन सब चीज़ों को आपको किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपको जो मैंने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वो करवा दिए थे, PDF टेलीग्राम पे डाली हुई है, जाइए पढ़िए और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कीजिए। धन्यवाद।